चलिए सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग सर। बढ़िया सर। अच्छे है सर। गुड सब इवनिंग, गुड बढ़िया इवनिंग। है सर। चलिए ठीक है, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ये एक वाटर पंप के बारे में होने वाला है। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे ना, कहीं कहीं पे क्या होता है, किराए वाली जो मकानें होती है उस मकान में देखे होंगे कि जो वाटर पंप होती है उसको हमें अलग अलग फ्लोर से चलाना पड़ता है, या फिर अलग अलग किराएदार जो होते हैं उनके लिए अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है। तो इस कंडीशन में हमें इस प्रकार से दो एनर्जी मीटर लगाना पड़ता है, और दो एनर्जी मीटर के थ्रू हमें केवल एक मोटर को चलाना होता है। ठीक है। तो ये जो मोटर है, ऐसा इसका वायरिंग करना है जिसमें होगा क्या, हम चाहें तो जो हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि एक ग्राउंड फ्लोर का है, एक फर्स्ट फ्लोर का है, दो फ्लोर का एग्जांपल मान के चलते हैं, इजी समझेंगे। ठीक है। तो एग्जांपल के तौर के पे ये जो मेरा वाटर पंप है, इस पंप को मुझे दो फ्लोर से चालू करना है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर वाला जो पर्सन होगा वो यदि मोटर को चालू करता है तो इस कंडीशन में ये जो मीटर है इसका केवल एनर्जी बिल बढ़ना चाहिए, दूसरे मीटर का एनर्जी बिल नहीं आना चाहिए। और यदि फर्स्ट फ्लोर वाला पर्सन जो है वो यदि इस मोटर को चालू करता है तो इस कंडीशन में ये जो एनर्जी मीटर है इसका बिल आना चाहिए। ऐसा आपको वायरिंग करने के लिए बोला गया है। अब बताइए कि आखिर इसका वायरिंग करना हो तो किस टाइप से आप वायरिंग करोगे, किस टाइप से आप बना सकते हो, क्या यूज करना पड़ेगा, क्या सेटअप लगाना पड़ेगा, कुछ आइडिया है? हाँ सर, कॉन्ट्रेक्टर और यूज कैसे करते हैं? चार देखिए पुश प्लीज कॉन्ट्रेक्टर। बता बोर्ड कुछ उनको है। पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। हाँ जी। चार पुश बोर्ड उनको कनेक्शन करेंगे सर, और पुश बोर्ड उनका इनपुट सप्लाई उसका घर से आएगा सर, तो उसका घर का मीटर से बिल आएगा सर। ओके। ठीक है सर कॉन्ट्रेक्टर के इंटरलॉकिंग करके यूज कर सकते हो। जी। हमें यहाँ पे मोस्टली जो हम बनाएंगे सेटअप, इस सेटअप में कॉन्टेक्टर यूज किया जाएगा। आप चाहो तो चेंज ओवर स्विच जो आती है ना, आप लोग देखोगे जो चेंजर स्विच। इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई आता है, उस पावर सप्लाई का चेंज ओवर करवाने के लिए इस टाइप का हम चेंज ओवर स्विच इस्तेमाल करते हैं। तो इस चेंज ओवर स्विच का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, अगर इस साइड में पावर आएगा तो ये चेंज ओवर स्विच इस साइड घूम जाएगा, और यदि इस साइड में पावर आएगा तो ये चेंज ओवर स्विच इस साइड में घूम जाएगा। अब पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या चीज लगा सकते हैं यहाँ पे, एमसीबी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। एमसीबी को ऑन करते क्या हुआ, चेंज ओवर के एक स्विच एक साइड में पावर गया, और उसके वजह से यहाँ पे पावर सप्लाई का चेंज ओवर हो जाएगा दूसरे साइड में। और यदि उस पावर सप्लाई को बंद करके दूसरे को चालू किया जाता है तो चेंज ओवर जो है दूसरे साइड चला जाएगा। एक टाइम पे केवल एक ही से पावर सप्लाई जनरेट किया जाएगा। तो चेंज ओवर स्विच का भी इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं। चेंज ओवर स्विच थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो बेस्ट आता है कि कॉन्ट्रैक्टर का यूज करके ऑटोमेशन कर दें, उसमें हम और भी बहुत सारा बेनिफिट यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी के टाइम पे हमें इस मोटर को दो जगह से चालू बंद करना है, और उसमें केवल एक जगह से बिल आना चाहिए जहां से मोटर को चालू किया गया है। तो इस सेटअप को बनाना है तो आपको इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप सभी लोग पुराने क्लास के स्टूडेंट है तो आपको मालूम ऑलरेडी होगा कि कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करता है, लेकिन आज का जो क्लास है इस क्लास को थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो यूट्यूब पे स्टूडेंट देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूं, बाकी जो एडवांस होगा जैसे कि हाउस वायरिंग का जो हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो आपको यह तो मालूम होगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है इसका इस्तेमाल हम हैवी करंट को चालू बंद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे घरों में जो नॉर्मल स्विच इस्तेमाल होती है, इस टाइप का जो स्विच होता है, इस स्विच के जरिए हम केवल 2 एम्पियर 3 एम्पियर का करंट को फ्लो करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ऐसा मोटर है जिसमें से ज्यादा करंट को फ्लो करवाना है तो उसको चालू बंद करने के लिए आपको इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर है? अब जी। कॉन्ट्रैक्टर जो है, इस कॉन्ट्रैक्टर में आपको दो चीजें मिलती हैं। एक तो मिलता है, सॉरी तीन चीज मिलेगा, एक मिलेगा पावर कॉन्टैक्ट, दूसरा मिलेगा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, तीसरा मिलेगा कॉइल। तो कहां पे क्या चीज कनेक्ट करना होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, उस कॉन्ट्रैक्टर को आप देखोगे तो वहां पे आपको इस प्रकार का L1 L2 L3 करके टर्मिनल देखने को मिल जाएगा। तो L1 L2 L3 टर्मिनल जो होता है वो आपका इनकमिंग पावर सप्लाई के लिए होता है। मतलब कि अभी के टाइम पे हम हाउस वायरिंग में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सिंपली समझिए आपका एनर्जी मीटर जो होगा, या फिर जो आप एमसीबी लगाओगे जिसके जरिए आपके वाटर पंप को पावर सप्लाई जाएगा, उस पावर सप्लाई को लाके यहां पे फेज सप्लाई जो होगा उसको लाके L1 पे कनेक्ट करना होगा, और न्यूट्रल सप्लाई जो होगा उसको लाके L2 पे कनेक्ट करना होगा। L3 का इस्तेमाल हम यहां पे नहीं करेंगे, जब नॉइज आए तब बंद करना, ऐसा नहीं।
ठीक है। अभी के टाइम पे हम क्या करेंगे, 2 इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अगर आपके घर में 3 फेज का मोटर इस्तेमाल हो रहा है तो आप चाहो तो तीसरा पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए क्या करोगे, पहला पॉइंट जो होगा उसमें आप आर फेज का पावर कनेक्ट करोगे, सेकेंड वाला जो होगा उसमें आप वाई फेज का पावर सप्लाई कनेक्ट करोगे, और तीसरा जो होगा उसमें आप बी फेज के पावर सप्लाई को ले जाके यहां पे कनेक्ट कर दोगे। और आउटपुट में तीनों फेज का पावर सप्लाई आपको T1, T2, T3 से मिलेगा। इसके जरिए आपके 3 फेज मोटर जो है उसको आप पावर सप्लाई दे दोगे। लेकिन फिलहाल के टाइम पे हमारे पास में सिंगल फेज का मोटर है, तो हम क्या करेंगे, फेज सप्लाई जो है उसको L1 पे, और न्यूट्रल सप्लाई हमारा जो होगा उसको ले जाके L2 पे कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास में आउटपुट जो होगा, जो भी चीज चालू करना चाहो, यहां पे पंप की बात नहीं हो रही है, जिस भी मशीन को, जिस भी डिवाइस को यदि आप पावर सप्लाई देना चाहते हो तो उसके लिए आप T1 और T2 का इस्तेमाल करके कनेक्शन कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आपका जो यहाँ पे फेज सप्लाई है वो T1 से मिल जाएगा, तो इसको ले जाके मोटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अभी के टाइम पे पंप है तो हम क्या करते हैं, पंप को यहाँ पर फेज सप्लाई दे दिए, और पंप को न्यूट्रल सप्लाई देना हो तो यहाँ से हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये जो कॉन्टैक्ट है, ये जो पावर सप्लाई यहां से यहां तक, यहां से होते हुए मोटर को चला जाएगा, लेकिन इसको हमें चालू बंद भी करना पड़ता है। तो चालू बंद करने के लिए इस वाले कॉन्टेक्टर में आपको कॉइल का टर्मिनल मिल जाता है, जहां पे आप, कहां गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है, यहां पे A1 और यहां पे A2 लिखा हुआ इस पॉइंट पे। तो A1 टर्मिनल पे आपको फेज सप्लाई देना होगा और A2 टर्मिनल पे न्यूट्रल सप्लाई देना होगा, तब जाके कॉन्टेक्टर ये चालू बंद होगा। इसके साथ साथ में आपको यहां पर एनो कॉन्टेक्ट दिया गया है। एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करके आप क्या करोगे, इसका होल्डिंग सर्किट बनाना हो, इंडिकेशन सर्किट बनाना हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। एनो कॉन्टेक्ट कब क्लोज होगा, अगर मैं इस कॉन्टेक्टर को चालू करूं तो एनो कॉन्टेक्ट से क्या मुझे पावर सप्लाई मिलेगा, जी सर। सर इनपुट करेंगे मिल जाएगा ना। तो अभी के टाइम पे समझिए, अगर मैं इस कॉन्टेक्टर के कॉइल को यहाँ पे फेज सप्लाई, यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई दे देता हूँ, और इस एनो कॉन्टेक्ट को फेज सप्लाई यहाँ पे दे के रखा हूँ, तो इसका आउटपुट जो है, उस आउटपुट से मुझे पावर सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मुझे कोई इंडिकेटर लाइट जलाना है कि मोटर चालू है, तो उसके लिए मैं इस वाले इंडिकेटर लाइट का कनेक्शन कर सकता हूँ। कनेक्शन करने के लिए एनो कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें एक एनसी कॉन्टेक्ट भी आता है, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्टर में नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि अभी के टाइम पे ये एनसी है, ये एनसी कॉन्टेक्ट है। तो इस कंडीशन में अगर कॉन्टेक्टर बंद रहेगा तो ये लाइट जलेगा कि बंद रहेगा, चलेगा सर। जलेगा। आपको मालूम है ऑलरेडी कि एनसी कॉन्टेक्ट जो होता है पावर सप्लाई को हमेशा फ्लो करवाएगा, तो इस कंडीशन में लाइट हमेशा जलते रहेगा। अब इस लाइट को यदि हमें बंद करवाना हो तो ये बंद कैसे होगा, जब कॉन्टेक्टर को चालू करेंगे। तो कॉन्टेक्टर के फेस A1 और A2 पे हम फेस न्यूट्रल सप्लाई दे देंगे, तो कॉन्टेक्टर यहां पे हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए कॉन्टेक्टर के बारे में तो ऑलरेडी आपको मालूम है, इसको हम थोड़ा सा स्किप करते हैं। अब आते हैं हम एनर्जी मीटर पे। बहुत छोटा लगा हुआ, एक मिनट। ठीक है, यहां पे मेरे पास में एक एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर का कनेक्शन आता होगा आप लोग को, जी सर। ठीक है, आता है। चलिए थोड़ा सा फास्ट तरीके से समझ लेते हैं। एनर्जी मीटर जो होता है, इसका इस्तेमाल हम हमारे घर में जो पावर कंजप्शन किया जा रहा है, वो कितना पावर कंजप्शन किया जा रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अभी के टाइम पे हमारे पास में क्या है, 2 घर हैं, उन दो घर के जरिए हमें यहाँ पे एक वाटर पंप को चलाना है। कौन से घर का कितना बिल आया उसको कैलकुलेट करवाना है, किसको कितना बिल देना पड़ेगा, कितना पैसा पे करना पड़ेगा, उसके लिए हम एनर्जी मीटर इस्तेमाल करें। अब इस एनर्जी मीटर का कनेक्शन करना है तो हम क्या करेंगे, एनर्जी मीटर में यहाँ पे 4 टर्मिनल आपको देखने को मिलेगा। 4 टर्मिनल किस में होगा, सिंगल फेस में कि 3 फेस में, सिंगल फेस वाला एनर्जी मीटर जो आपका होता है उसमें यदि आप देखोगे तो आपको 4 टर्मिनल देखने को मिल जाएगा। अगर आप 3 फेस वाली एनर्जी मीटर को देखोगे तो वहां पे आपको टोटल 6 टर्मिनल देखने को मिल जाता है। तो अभी सिंगल फेस को समझ लेते हैं, साथ साथ में 3 फेस वाला भी बता दूंगा। तो सिंगल फेस वाली एनर्जी मीटर जो होती है ना, उसमें आपका जो पहला टर्मिनल होता है वो होता है फेस सप्लाई के लिए, सेकेंड टर्मिनल आपका न्यूट्रल सप्लाई के लिए होता है। मतलब कि इनपुट पावर सप्लाई जो आप दोगे, इनपुट पावर सप्लाई आपका इसी टर्मिनल पे दिया जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड टर्मिनल पे। अब यहां पे आपका थर्ड टर्मिनल जो है, इसमें न्यूट्रल सप्लाई आपको मिलता है, और न्यूट्रल सप्लाई जो है ना वो डायरेक्टली यहां से यहां पे लूप रहता है आपका, ठीक है, आपस में जुड़े रहते हैं। तो न्यूट्रल सप्लाई आपको यहां पे
तीसरे नंबर टर्मिनल पे मिलेगा और चौथा नंबर टर्मिनल जो है उस पर आपको फेज सप्लाई मिलेगा। तो तीसरा और चौथा जो है वो आपका जो होगा वो आपका आउटपुट पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है? तो अगर मेरा जो एनर्जी मीटर है उसका कनेक्शन करना है तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो फेज सप्लाई होगा उस फेज सप्लाई को यहां से लेके आऊंगा और इस जगह पे कनेक्ट कर दूंगा। न्यूट्रल सप्लाई जो होगा उसको मैं लेके आऊंगा और सेकेंड वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। अब एनर्जी मीटर जो है, इस एनर्जी मीटर से हमें आउटपुट पावर सप्लाई को लेके जाना है। तो आउटपुट पावर सप्लाई को ले जाने के लिए जैसे कि मैंने बताया तीसरा टर्मिनल जो है हमारा किसके लिए होगा, न्यूट्रल सप्लाई के लिए ना। तो इस न्यूट्रल सप्लाई को मैं यहां से लेके जाऊं और फेज सप्लाई जो है इस जगह से लेके चला जाऊं तो यहां पर हमारा जो आउटपुट है वो चलने लगेगा। मतलब कि मान लीजिए यहां पे हम पंप को लगा रहे हैं तो पंप जो है यहां पे हमारा ऑन हो जाएगा ना, ऐसे ही रहेगा ना। कनेक्शन सही है? जी सर। जी सर, सही है सर। सही है ना। अच्छा एक चीज बताइए कि सही है। अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई यूज ना करूं और इस न्यूट्रल सप्लाई को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, बिल आएगा क्या? बिल नहीं आएगा सर। आएगा आएगा सर, नहीं आएगा सर, आएगा सर, आएगा। आएगा, ठीक है। पहले जो एनर्जी मीटर इस्तेमाल किया जा रहा था वो जो आपका चक्री वाली थी उसमें इशू बनती थी, लेकिन डिजिटल वाली जो है ना आपका प्रॉपर काम करेगा। मेरे घर के, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे घर में नीचे का जो फ्लोर है किराए पे दिया गया है, उसमें जो एनर्जी मीटर का कनेक्शन किया हूँ उसमें मैंने न्यूट्रल यूज ही नहीं किया। न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट दिया हूँ, फेज सप्लाई का केवल कनेक्शन करके रखा हूँ आउटपुट के लिए। तो भी मेरा जो एनर्जी मीटर है प्रॉपर रीडिंग देता है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है। तो अभी के टाइम ग्राउंड से दे रखा होगा सर न्यूट्रल। नहीं, न्यूट्रल जो है ना मेरा इनकमिंग बस बार जो है, जैसे न्यूट्रल होता है आपका एनर्जी मीटर में, तो यहाँ पे न्यूट्रल आया। अब इसका आउटपुट, मेन एनर्जी मीटर का जो आउटपुट है ना, उस आउटपुट को ले जाके हम क्या करते हैं, एक बस बार के साथ कनेक्ट करते हैं ना। आपका जो एनर्जी मीटर है उससे एक ले जाके एक बस बार लगा होता है न्यूट्रल वाली, उस न्यूट्रल वाले बस बार के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। अब इसका आउटपुट जो है वो मेरा एक एमसीबी में जाएगा। तो मान लीजिए कि यहां पर मैं एक काम करता हूं, पूरा चीज बना के दिखाता हूं कैसे। जैसे कि इसका आउटपुट जो होगा यहां से निकलेगा और ये हमारे एमसीबी में जाएगा। तो यहां पे मान लीजिए एमसीबी है, एक ही एमसीबी लगाया हूं और एक एमसीबी किराएदार के लिए हो जाएगा। एक एमसीबी यहां पे लगाया, इस एमसीबी को पावर चला गया। अब इससे आउटपुट जो है मेरे फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर जो है उस पे आ जाएगा और सेकंड एमसीबी जो है उसको इनकमिंग पावर सप्लाई देना होगा। तो इसी जगह से लूपिंग करेंगे ना, ऐसे करते ना। अब आपका जो एमसीबी है उसके आउटपुट से पावर सप्लाई लेके जाओगे और दूसरे एनर्जी मीटर में कनेक्ट करोगे। अब उसमें 4 पॉइंट आपको मिलेगा। तो 4 पॉइंट जो है उसमें आपको एक फर्स्ट वाला जो है फेज सप्लाई के लिए, सेकंड वाला जो होगा, इसको इधर लेके आता हूं, फर्स्ट वाली, सेकंड न्यूट्रल और फेज, इस प्रकार से 4 पॉइंट मिलेगा। तो इसको फर्स्ट पे लाओगे, फिर इसको न्यूट्रल सप्लाई देना है तो यहां से आप लेके जाओगे, इस पे न्यूट्रल सप्लाई दोगे। अब यहां से न्यूट्रल सप्लाई लेना है किराएदार के लिए, लेकिन मैंने वो नहीं लिया। मैंने क्या किया, यहां पे आउटपुट जो है ना फेज सप्लाई केवल लेके चला गया और न्यूट्रल सप्लाई जो है यहां से लूप करके उनको प्रोवाइड कर दिया। समझ में आया? तो सर इसमें तो न्यूट्रल तो आपका वाला से ही आ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो बिल आएगा ही। इसके बाद जो आर्थिंग जो होता है ना सर, तो उससे लीजिएगा तो उससे हमको डाउट है कि उससे आएगा, उससे बिल नहीं आएगा। अभी छोड़ दीजिए, इस मीटर की बात छोड़ दीजिए। क्या इस मीटर में प्रॉपर बिल आएगा? आएगा सर। प्रॉपर आएगा, ठीक है। न्यूट्रल यूज करो ना करो आपका बिल प्रॉपर आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एनर्जी मीटर बिल दिखा देगा और यहाँ पे जो एनर्जी मीटर है इसमें कौन सा पावर सप्लाई कौन सा जा रहा है, इसी के थ्रू पूरा जा रहा है। तो मेन एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो मेरे पास आता है वो इसके थ्रू आता है। बाकी किराएदार को मैंने यहाँ पे ये मीटर लगाया और छोटा वाला सब मीटर, उसके जरिए उनका बिल आ रहा जो आता है वो मुझे डायरेक्टली पे कर देते हैं। तो इस टाइप से आप कनेक्शन कर सकते हो। वैसे ऐसा नहीं करना होता है, अगर आप वायरिंग करें तो प्रॉपर करिए, आप यहाँ से मत लगाइए, ठीक है। इस जगह से लगा दीजिए। मुझे टेम्पररी कनेक्शन देना था, ठीक है। मैं 5-6 महीने के लिए केवल किराए पे दिया हूँ, तो इसलिए मैंने टेम्पररी वैसे कर दिया, मैंने चेंजेस नहीं किया, डायरेक्ट दे दिया। रिपीट करिए। देखिए, आपका जो एनर्जी मीटर होता है उसका कनेक्शन करने जाओगे तो कनेक्शन करने के लिए सिंपली ये समझिए कि आपको इनपुट पावर सप्लाई देना होगा एनर्जी मीटर में, पहला और दूसरा टर्मिनल जो है उसमें फेज और न्यूट्रल सप्लाई देना होगा एनर्जी मीटर चालू, ठीक है। ये चीज तो देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई नहीं दोगे तो एनर्जी मीटर काम नहीं करेगा आपका। यहाँ पर पहले सेकंड टर्मिनल जो है उस पर न्यूट्रल नहीं दोगे तो ये काम करेगा ही नहीं, बंद रहेगा, ऑफ रहेगा ये।
तो इसको चालू रखने के लिए आपको न्यूट्रल सप्लाई तो यहाँ पे देना ही पड़ेगा। अब यहाँ और पे सर- फेस और न्यूट्रल आया, इसका आउटपुट जो है आप चाहो कि फेस सप्लाई यूज कर लो तो भी आपका एनर्जी मीटर पूरा बिल देगा, न्यूट्रल भी यूज करोगे तो सेम टू सेम बिल आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आता है। अभी के टाइम पे जो एनर्जी मीटर है, पहले जो चक्री वाली आती थी उसमें तो मैग्नेट भी लगा दो तो वो बंद हो जाती थी, तो वो अलग था। अभी का टाइम पे ऐसा बाईपास करने का सिस्टम नहीं है। ठीक है, क्लियर है? एनर्जी मीटर का कनेक्शन क्लियर है? जी सर क्लियर है सर। सर अगर हम फेस चेंज कर दें आपस में तो तब भी आएगा? फेस अगर आप चेंज करते हो ना तो यहाँ पे एक रिवर्स इंडिकेटर होती है, कहाँ गया, इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक रिवर्स इंडिकेटर मिलेगा, REV लिखा होगा। रिवर्स इंडिकेटर जो है ना आपका ग्लो हो जाएगा, मतलब कि आप उल्टा कनेक्शन करके रखे हो, लेकिन एनर्जी मीटर फिर भी बिल देगा आपको। ठीक है, बिल आएगा, ऐसा नहीं होगा कि उल्टा घूमने लगा। इलेक्ट्रॉनिक है, वो नहीं, चक्री वाले नहीं कि उल्टा घूमना स्टार्ट हो गया। तो सर कुछ उपाय बताइए सर कि ठीक बिल है? नहीं आएगा। चलिए, मुझे मालूम था ये सवाल आएगा। ठीक है, वो चीजें नहीं करना चाहिए। ठीक है, पैसे कमा रहे हो, सर थोड़ा सा नहीं खर्चा करना है, करिए, लेकिन यूज फिर कर भी रहे सर हो एक आप। जानकारी के लिए होना चाहिए ना सर। इलेक्ट्रिशियन है तो सर इतना जानकारी होना चाहिए सर। जानकारी अच्छी चीज रखो, गलत चीज कर नहीं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये सवाल हमेशा बनता है जब भी मैं एनर्जी मीटर पढ़ाता हूँ ना, ये सवाल बन ही जाता है कि सर इसको बाईपास कैसे करें। वैसे मैंने बाईपास किया था, मालूम है, मैं जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। बंद करना। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था ना तो उस टाइम पे मैंने एनर्जी मीटर को बाईपास किया था, और जो मेरा रूम मालिक था उसको पता भी चल गया कि इन्होंने कुछ जुगाड़ किया है जिसकी वजह से बिल कम आ रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में खूब बिल, हमने बिजली बिल भरे, 1-1 हज़ार रुपये भरे। से बाद में हम जब बाईपास कर दिए तो 100-200 रुपये बिल आता था। मालिक को पता चल गया कि यार ये तो कुछ किए इन्हें। 2 बार इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाए, पकड़ नहीं पाए। ठीक है, वो इलेक्ट्रीशियन आता है, क्या चेक करेगा? अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो, एनर्जी मीटर को चेक करना है कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप क्या चीज करोगे? यहाँ पे क्या चीज चेक करोगे? सर देखेंगे फेज और न्यूट्रल जा। ठीक है, आप देखोगे कि इस एनर्जी मीटर को फेस और न्यूट्रल दिया गया है क्या, इसका आउटपुट प्रॉपर तरीके से जनरेट हो रहा है, दोनों बार यूज किया गया क्या, वही देखोगे। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन जो होता है उनको मालूम है कि एनर्जी मीटर अगर वर्क करेगा तो यहाँ पे एक इंडिकेटर जलता है, ये वाला CAL लिखा हुआ है, कैलिब्रेशन वाले इंडिकेटर जो है, ये इंडिकेटर ब्लिंक करते रहता है, करता है ना? जी सर हाँ जी करता सर। है। वो जो इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर का जो ब्लिंकिंग का स्पीड है, उससे पता चल जाएगा कितना पावर कंजप्शन किया जा रहा है। ये सब चीज मैं आपको लाइव क्लास जब पढ़ाऊंगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा, कितना ब्लिंक करने से स्टॉप वॉच लगाकर। हाँ, आपको देखना पड़ेगा 1 मिनट के अंदर कितने बार ब्लिंक कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत Yes, अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ एक्चुअल में कितना एनर्जी मीटर हो रहा है। आपका जो ब्लिंकिंग है लोड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने कोई लोड नहीं कनेक्ट किया, पूरा ब्लिंक है, मतलब पूरा ब्लैंक है, तो बहुत देर के बाद ये ब्लिंक करेगा। और अगर आपने लोड कनेक्ट करके रखे हो हल्का फुल्का तो धीरे धीरे ब्लिंक करते रहेगा, और बहुत ज्यादा लोड है तो ब्लिंकिंग का स्पीड जो है फास्ट हो जाएगा। तो उस इंडिकेटर को भी देख के पता Yes, कर sir, सकते हो। अगर मान लीजिए कोई जुगाड़ किया, बोले ये स्मार्ट बन रहा हो, मैंने बाईपास कर दिया हूँ, किराएदार आए, जैसे रूम मालिक ने इलेक्ट्रिशियन बुला के लाया, वो आके चेक किया, यही इंडिकेटर हमारा ब्लिंक कर रहा था उस टाइम पे, मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आया, चेक करके चला गया, 2 बार चेक करवाया, पता नहीं चल पाया कैसे किया, तो वो सब छोड़ दीजिए। अब आइए टॉपिक पे। ठीक है सर बता दीजिए सर। अरे, पता हम लोग भी पता करेंगे ना सर कि नहीं, कैसे सर, कैसे बता चेक दो करेंगे ना। नहीं करेंगे। गलत चीज है वो। ठीक है, वो सब सर नहीं करना गलत तो है सर, लेकिन फिर भी जानकारी होना चाहिए। बताइए सर। कभी और बता देंगे। ठीक है? वायर को बाईपास कर देने से हो जाएगा सर। हाँ वही है, वायर को बाईपास करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कहाँ से करोगे, कैसे करोगे, आप कौन सोच से वायर लीजिएगा। को? ठीक है, तो चलिए। सर इलेक्ट्रिशियन भी तो पकड़ लेगा सर, वहां पे देखेगा तो पकड़ेगा नहीं वो। वही दिक्कत है ना, मेरे पास भी तो इलेक्ट्रिशियन आया था लेकिन नहीं कर पाया, क्योंकि उनको तरीका नहीं मालूम होता है कैसे करना है, कैसे चेक करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे, उनको तरीका नहीं मालूम। अच्छा, आप इलेक्ट्रिशियन हो, मैं बोल दूं कि आपको मैंने एक टास्क दे दिया कि जाओ एक घर में जो एनर्जी मीटर है उसको बाईपास करके रखें, आप पता करके आओ कि बाईपास है कि नहीं। कैसे पता करोगे बताइए? आपको टास्क दिया गया है कि एनर्जी मीटर बाईपास है कि नहीं, बता करके बताइए, कैसे पता करोगे? ब्लिंकिंग अगर धीरे से हो रहा है तो ब्लिंकिंग में टाइम सर लगेगा। हमने ठीक है, करा है, इनपुट जो है उसको आउटपुट में सर इतना देखेंगे कि वहां पे डबल वायर कनेक्शन नहीं होना चाहिए, इतना देखेंगे, चेक अरे करेंगे। यार, बाईपास करने वाला ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ लगाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा, यहाँ डबल वायर तो लगाएगा ही नहीं कोई भी। ठीक है, हाँ सर, चलिए वही तो। चलिए मैं बताता हूँ, देखो आपको भी नहीं मालूम है। आप देखिए, सिंपली आपका एनर्जी मीटर जो है, अगर वो बाईपास है ऐसा डाउट है, तो सबसे पहला काम आप ये देखोगे कि यहाँ पे इंडिकेटर जो है ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ब्लिंकिंग कर रहा है, चलिए बढ़िया है। अगर ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है
तो आप चेक करोगे घर का लाइटें जो है बंद तो नहीं है, तो आप पूरे लाइटों को चालू करवाओगे। लाइटों को जब चालू करवा दोगे तो क्या होगा, ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर पूरे लाइट को चालू करने के बाद भी ये इंडिकेटर ब्लिंक नहीं हो रहा, मतलब बाईपास सिस्टम है, पहला चीज। दूसरा, अगर मान लीजिए ब्लिंक हो रहा है और आपने पूरा लाइट चालू कर दिया और देख रहे हैं कि यार ये ब्लिंकिंग जो है थोड़ा सा नॉर्मल चल रहा है, थोड़ा फास्ट होना चाहिए लेकिन नॉर्मल चल रहा है, ऐसा डाउट हो रहा है, तो आप क्लैम मीटर ले लीजिए, करंट को मेजर करिए, पूरा लोड चालू कर दीजिए, हीटर गीजर जो है सब चालू कर दीजिए। और क्या करोगे, इनपुट में जो है करंट उसको चेक करिए, आउटपुट में करंट चेक करिए, ठीक है। आपको उससे थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, इनपुट में अगर यहां पर, ठीक है, इनपुट में अगर उसके पहले ही बाईपास किया है तो फिर तो आपको पता करना पड़ेगा। अगर इनपुट साइड ही बाईपास करके उसने जुगाड़ करके ले लिया तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, इस मीटर में कुछ हो ही नहीं पाएगा। आउटपुट में अगर कोई जुगाड़ करके रखा है उसने तो आपको एनर्जी क्लेम मीटर से पता चल जाएगा। बाकी और भी तरीके मीटर हैं। तो खोल नहीं सकता है। इनपुट ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं, आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं हम, ठीक है, आइए। सर एक छोटा सर एक छोटा क्वेश्चन सर प्लीज, जी, एक छोटा क्वेश्चन सर, ये इन्वर्टर यूज करने से करंट बिल घटता है या कोई फर्क नहीं पड़ता कैपेसिटर? है या बढ़ता है? इन्वर्टर सर, इन्वर्टर। इन्वर्टर अगर आप लगाते हो तो इन्वर्टर क्या काम करता है, वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है ना। जो आप स्टेबलाइजर लगाते हो, स्टेबलाइजर की बात कर रहे हो ना, सर इन्वर्टर सर मतलब घर का UPS इन्वर्टर जो है बैटरी वाली, जी जी सर, सर। बैटरी उसमें वाली लगाओगे तो आपका बैटरी को चार्ज करने के लिए पावर कंजप्शन किया जाएगा और उस पावर सप्लाई को जो स्टोर करे फिर आउटपुट लोगे उसके जरिए। तो चार्ज करने के लिए डिस्चार्ज होने के टाइम पे जो पावर कंजप्शन होगा वो एक्स्ट्रा है, मतलब कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आएगा, कम होने की जगह पे ज़्यादा आएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप बैटरी को चार्ज करने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल कर रहे हो तब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगा, ठीक है। बैटरी को देखिए, इन्वर्टर जो होता है, अगर मान लीजिए कि 1 किलोवाट का पावर कंजप्शन किया, एग्जांपल दे रहा हूँ, कैलकुलेशन में आगे बता दूंगा जब क्लास होगा, ठीक है। एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आपका इन्वर्टर जो है उसको लगाए हो तो इन्वर्टर जो है आपका 80% इफिशियंसी देता है, तो 100% मतलब एक यूनिट का पावर कंजप्शन हो रहा है बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो आपका जो बैटरी है ना वो बैटरी आउटपुट पावर जो देगा वो समथिंग आपको 1 यूनिट नहीं देगा, 700-800 वाट का ही आउटपुट पावर सप्लाई दे पाएगा, ठीक है। तो वो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो वो चीज़ आपका रहता है। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। देखिए अभी के टाइम पे जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ इसमें क्या सीख रहे हैं, अभी के टाइम पे हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमारे पास में एक मोटर है, इस मोटर को यदि हमें 2 जगह से रन करवाना है और दोनों जगह से रन करवाने के टाइम पे केवल एक जगह से हमारा मोटर चालू होना चाहिए, प्लस एक ही जगह से जहां से चालू किया गया उसी का एनर्जी मीटर का बिल आना चाहिए, तो इसका कनेक्शन करेंगे, इसको हम समझ रहे हैं। अब ये जो क्लास आज चल रहा है ये एक डेमो क्लास है। डेमो क्लास कौन सा है, तो एक हमारा एक नया क्लास स्टार्ट होने वाला है जो कि अगले महीने 3 तारीख को, मतलब कि 3 सितंबर से हमारा एक लाइव क्लास चालू होने वाला है। डेली 35 दिन तक, 35 डे तक क्लास चलने वाली है और 35 डे तक डेली में आपको रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक क्लास देने वाला हूं, जहां पे मैं आपको स्मार्ट हाउस वायरिंग और होम ऑटोमेशन का क्लास देने वाला हूं, मतलब कि पढ़ाने वाला हूं। हाउस वायरिंग जो करते हैं वो तो शायद आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके हाउस वायरिंग में ऑटोमेशन कैसे करोगे वो चीज मैं आपको इसमें ज्यादा फोकस करते हुए सिखाने वाला हूं। नॉर्मल बल्ब स्विच जो होता है उसका कनेक्शन तो शायद सबको मालूम है, लेकिन उसका यूज करके ऑटोमेशन कैसे करोगे। जैसे कि मान लीजिए आपके घर का जो पूरा लाइटें हैं, उस लाइट को यदि आप चाहते हो वॉइस कंट्रोल के जरिए आप बोलो लाइट चालू, लाइट पूरा चालू हो जाए, कैसे करोगे। अगर आप चाहते हो कि एक रिमोट हो, रिमोट को बटन का दबाओ आपके लाइट चालू हो जाए, ऐसा वायरिंग यदि आपको करना हो तो कैसे करोगे। आपके घर में जो सबमर्सिबल पंप होता है, सबमर्सिबल स्टार्टर होता है, उसका यदि कोई फॉल्ट आ जाता है, ट्रबल शूटिंग करना हो तो कैसे ट्रबल शूटिंग करोगे। पूरा सबमर्सिबल पंप स्टार्टर यदि आप डिजाइन करना चाहते हो कैसे डिजाइन करोगे। सिंगल फेस मोटर जो होता है उसका कनेक्शन कैसे करोगे, सीलिंग फैन का कनेक्शन कैसे होगा, कैसे चेक करेंगे। अगर हमारे पास में सीढ़ी का लाइट है, उस लाइट को ऑटोमेटिकली चालू बंद करवाना चाहते हैं, क्यों कैसे, तो मोशन सेंसर के थ्रू, तो मोशन सेंसर का कनेक्शन कैसे करोगे। अगर आपके पास में पूरा एक होल है, उस होल को यदि आप ऑटोमेटिकली चालू बंद करना चाहते हो तो उसको किस प्रकार से एक सेंसर के जरिए ऑटोमेटिकली पूरे लाइट को चालू बंद करवाओगे। इस टाइप का ऑटोमेशन मैं आपको इस वाले लाइव क्लास के माध्यम से समझाने वाला हूं। लाइव क्लास मेरा 30 दिन का होने वाला था, लेकिन जो मैंने टॉपिक लिया, जैसे कि यहां पे पूरा टॉपिक लिखा हुआ है, ये सब जो टॉपिक है ना, इतना सारा टॉपिक बन गया है कि 35 डे का क्लास पूरा बन गया है। 35 डे आखिरी जो क्लास होगा उसमें अलेक्सा के थ्रू वॉइस कंट्रोलिंग के जरिए मैं आपको होम ऑटोमेशन सिखाने वाला हूं। आखिरी क्लास हमारा ये होने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लासेस हैं, ठीक है।
तो हमारा जो क्लासेस होगा उसमें स्टार्टिंग जो होगा नॉर्मल क्लास होगा, जैसे कि स्विच बोर्ड का वायरिंग कैसे करेंगे, टू वे स्विच का वायरिंग कैसे करते हैं, गोडाउन का वायरिंग कैसे करते हैं, ये सब बेसिक क्लासेस जो होंगे स्टार्टिंग में 5-6 क्लासेस चलेंगे, जिसमें आपको पहला क्लास में स्विच बोर्ड का हो गया उसका वायरिंग सिखाया जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे पहले क्लास में। सेकेंड क्लास में हम आपको एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी, एसपीडी, वीएमआर, इसके अलावा एक और डिवाइस आता है आर्क वाली, ठीक है, तो उसका कनेक्शन कैसे करोगे, इन सब का यूज़ कैसे करते हैं, एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करोगे, वायरिंग किस प्रकार से अलग अलग जगह पे हम कैसे करेंगे, हर एक चीज़ समझाऊंगा। उसके बाद तीसरा क्लास में हम आपको अर्थिंग, अमीटर, वोल्टमीटर जो होता है उनका वायरिंग करना, मल्टीमीटर यूज़ करना सिखाएंगे। उसके बाद चौथे क्लास में आपको सिंगल फेस और 3 फेस का जो एनर्जी मीटर होता है, प्लस ऐसे एनर्जी मीटर भी आते हैं जिसके साथ में सीटी लगा होता है, तो उसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा, हर एक चीज़ आपको 4 डे के क्लास में मिल जाएगा। 5वें क्लास में हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का वायरिंग सिखाएंगे, सिंगल फेस वाली और 3 फेस वाली, और ये सब क्लास जो है ना थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पर डे चलेगा हर दिन, क्योंकि हाउस वायरिंग में आपको प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं थ्योरी पहले पढ़ाऊंगा, आधे 1 घंटे थ्योरी चलेगा, उसके बाद बाकी जो हमारे टाइम रहेंगे पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है। 1.5 घंटे का डेली क्लास होगा, 1.5 घंटे में मैं आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल समझाऊंगा। इसके अलावा आपको ऑटो मैनुअल चेंज ओवर स्विच जो होता है उसका कैसे चेंज ओवर स्विच बनाओगे, फेस चेंज ओवर स्विच जो होता है ना, जैसे कि आपके 3 फेस का पावर सप्लाई आपके घर में आया है, 3 फेज के पावर सप्लाई में से यदि 1 फेज का पावर सप्लाई चला जाए तो आपके घर का एक फ्लोर जो होता है या फिर एक रूम जो होता है उसका लाइट बंद हो जाता है। तो अगर आपको चाहिए कि दूसरे फेज से पावर सप्लाई ले जाके आपके घर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो उसके लिए आपको एक चेंज ओवर स्विच बनाना पड़ता है, फेस चेंज ओवर स्विच बोलते हैं, जिसमें RYB 3 फेज के बीच में चेंज ओवर करवाते हैं। तो उस चेंज ओवर स्विच को कैसे बनाएंगे वो भी सिखाने वाला हूं। इसी प्रकार से बहुत ही एडवांस लेवल पे आपका टॉपिक है, वाटर लेवल कंट्रोलर हो गया, सबमर्सिबल पंप स्टार्टर जो है MK1 टाइप का हो गया, कॉन्ट्रैक्टर वाली हो गई, 2 पोल कॉन्ट्रैक्टर वाला हो गया। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपका 3 फेज का मोटर टेस्टिंग कैसे करेंगे, उसका कनेक्शन कैसे करेंगे, फ्लोट स्विच का कनेक्शन कैसे करोगे, वाटर लेवल कंट्रोलर जो आती है सिंगल टैंक वाली, डबल टैंक वाली, उसका वायरिंग कैसे करेंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल हर एक चीज़ में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो यदि आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहो तो ये क्लास हमारा जो है 3 सितंबर से चालू हो जाएगा। क्लास का टाइम जो होगा डेली रात को 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक चलेगा। क्लास का फीस जो है 2000 रुपया है, लेकिन अभी के टाइम पे यदि आप ज्वाइन करोगे तो एक डिस्काउंट दिया गया है 200 रुपीज़ का, उस डिस्काउंट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। डिस्काउंट का जो अगर आप इस फीस को कम करना चाहते हो तो सिंपली आप कोर्स को ज्वाइन करने के टाइम पे होम 200 लिख दीजिएगा, इस वाले कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसको इस्तेमाल करते ही यहाँ पे फीस जो है सीधा 1800 रुपया हो जाएगा। इतना कम फीस में आपको पूरा 35 दिन का लाइव क्लास मिलने वाला है, और जो लाइव क्लास होगा उसका हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। रिकॉर्डिंग जो होगा वो पूरा का पूरा 4 साल तक आपके पास में अवेलेबल रहेगा। प्लस जो हमारा लाइव क्लास होगा उसका एक PDF नोट भी आपको फ्री में मिलने वाला है। मैं आपको फ्री में हमारा हाउस वायरिंग वाली बुक जो है उस बुक का नोट कॉपी जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि अपने नॉलेज को इन फ्यूचर में और रिवाइज करना चाहते हो उसको पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। अभी के टाइम पे कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, उसके बाद हम डायरेक्टली क्लास पे चल देंगे। क्लास के बारे में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट? सर ये बहुत अच्छे भी हैं सारे के सारे। 35 दिन के अंदर कवर हो जाएंगे इसके टॉपिक्स? क्या चीज़? 35 डेज के अंदर कवर हो जाएंगे इतने सारे टॉपिक्स? करेंगे, नहीं कवर होगा। देखिए अभी जो आप लाइव क्लास दे रहे हो, ठीक है, हमारा जो इलेक्ट्रीशियन टू इंजीनियर लाइव क्लास 2 चल रहा है, इसमें अभी के टाइम पे 30 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी क्लास का टॉपिक खत्म नहीं हुआ, 3-4 दिन का क्लास अभी बचा हुआ है। क्लास का टॉपिक जो है वो मेरा जिम्मेदारी है कवर करना, मैं कवर करूंगा। नहीं हुआ 35 दिन में अगर कवर नहीं हुआ, मैं यहाँ पे 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन तक क्लास लूंगा, लेकिन जो भी मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा हूँ इस टॉपिक को पूरा कवर कर दूंगा। टोटल 35 डे का मैंने टॉपिक बनाया हूँ। कुछ क्लासेस ऐसे हो सकते हैं कि जो हमारा एक दिन में क्लास खत्म नहीं होगा, तो अगले दिन कवर करेंगे। अरे मैंने बोला हूँ कि 35 डे पे खत्म करूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। मुझे आपको नॉलेज देना है, पूरा नॉलेज बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं सर, सारे के सारे अच्छे लर्नेबल टॉपिक्स हैं, जी सीखने वाले बिल्कुल। टॉपिक्स। सर इसमें जैसे जो डिजाइनिंग वाली जो हाउस वायरिंग की जाती है वो सभी कंप्लीट हो जाएगी? डिजाइनिंग में देखिए आपको हाउस वायरिंग में जैसे कि आपका घर के लोड का सिलेक्शन कैसे करोगे, एमसीबी का सिलेक्शन कितना कैसे करोगे, कैसे पता करोगे कितने एम्पियर का एमसीबी इस्तेमाल करना है, वायर का साइज क्या होना चाहिए, इन्वर्टर का वायरिंग सिखाऊंगा तो उसमें ये भी बताऊंगा कि इन्वर्टर और बैटरी का सिलेक्शन आप कैसे करोगे, कितना VA रेटिंग वाली इन्वर्टर का सिलेक्शन करना है, कितना AH का बैटरी इस्तेमाल करना है, बैकअप कितना आपको मिलेगा किस बैटरी के थ्रू, किस टाइप से कनेक्शन करोगे, पूरा चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। ओके ओके सर।
सर ये बुक में दिया था वो सेम टॉपिक्स है सर नहीं अभी नहीं, जो। बुक में जो है हाँ। इतना सारा टॉपिक नहीं है, कुछ टॉपिक्स हैं इस बुक में भी, लेकिन देखो बुक में जो है आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, और अगर आप क्लास के स्टूडेंट हो हाँ तो आपको सर मालूम बराबर। होगा एक्सप्लेनेशन में और बुक पढ़ने में बहुत डिफरेंस है। हाँ बराबर है सर, एक्सप्लेनेशन जो आता है माइंड पे बैठता है पूरा, जी जो पढ़ने आपका पे ये तो आपका थोड़ा। एक्सप्लेनेशन तो नेक्स्ट लेवल है सर। क्या चीज़? सर एक्सप्लेनेशन तो बुक पढ़ने से थोड़ा डिफरेंट होता ही है, जी साथ ही बिल्कुल। साथ आपका एक्सप्लेनेशन, आपका जो एक्सप्लेनेशन करने का जो तरीका है, ये तो नेक्स्ट लेवल है सर, ये सुने पे सुहागा। चलिए धन्यवाद, आपको पसंद आ रही तो ठीक है। ठीक है, तो आप अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो एडमिशन चालू हो चुका है। ठीक है, हमारा जो क्लास होगा ये, जी जी बोलिए। कूपन कोड कब तक रहेगा सर? कूपन कोड 4-5 दिन के लिए दिया हूँ बस, 4-5 दिन के बाद, वैसे 10 दिन के बाद तो क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो 4-5 दिन के लिए कूपन कोड रहेगा, उसके बाद से फीस जो है 2000 रुपीज़ हो जाएगा। सर हम तो ओल्ड सर स्टूडेंट्स है जो ओल्ड हमारा स्टूडेंट क्लास देखिए पहले ना, भी देखिए देख आप सकते लोग हैं। अगर ओल्ड स्टूडेंट हो तो आप लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर कल जो हम लाइव क्लास करेंगे ना तो उसमें डिस्कशन कर लेंगे आप लोग के लिए। ठीक है, आप लोग अगर मेरा हाँ सर, पुराना शुक्रिया स्टूडेंट हो तो सर, कोई थैंक यू। दिक्कत नहीं है, हम आपका सपोर्ट देंगे। थैंक और यू हमारा सर। क्लास कब तक चलेगा? क्या आपका जो क्लास चल रहा है बस 3-4 दिन का क्लास और बचा हुआ है। ठीक है, अभी हमारा एलटी पैनल का ड्राइंग बचा हुआ है, उस ड्राइंग को पढ़ेंगे, और एक और ड्राइंग है, 2 ड्राइंग पढ़ना है। तो एलटी पैनल का जो ड्राइंग है वो 2-3 दिन लगता है पढ़ने में, और एक क्लास का ड्राइंग और बचा है, तो मतलब ये समझ के चलिए 4 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके सर। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, हमारा जो टॉपिक था उस पर आते हैं। ठीक है, तो अभी के टाइम पर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये था। अच्छा एक चीज़ वो बताना भूल गया, यदि कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए मेरा जो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, हाउस वायरिंग कोर्स लिख के। ठीक है, हाउस वायरिंग कोर्स लिख के मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको कोर्स का लिंक दे दूंगा। या फिर यदि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप इंस्टाग्राम में वीडियो देख रहे हो तो आपको इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर सिंपली आप यहाँ पे मेरा ऐप है प्ले स्टोर पे, यदि आप जाओगे तो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के नाम से ऐप मिल जाएगा, उस ऐप को इंस्टॉल करके उसके अंदर आपको स्मार्ट हाउस वायरिंग वाली कोर्स मिल जाएगा, जिसका पोस्टर जो है आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। ये जो पोस्टर है उस पर क्लिक करके कोर्स को आप डायरेक्टली वहीं से ज्वाइन कर सकते हो। क्लास जो होता है, क्लास का रिकॉर्डिंग क्लास जो होगा इसी ऐप के अंदर इसी ऐप के थ्रू होता है, मतलब कि लाइव क्लास जो होगा जूम क्लास के माध्यम से होगा, बाकी क्लास का रिकॉर्डिंग जो होगा वो हमारे इसी ऐप के अंदर जाके आपको देखना होगा। लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग में आपको 4 साल तक देने वाला हूँ, 4 साल तक आप जितनी बार क्लासेस को देखना चाहें देख सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई सर दिक्कत मैं तो इसके अलावा ये जो क्लास में ज्वाइनिंग करने के लिए पेमेंट कर चुका हूँ मैं। जी जी, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। ठीक है, अभी के टाइम पे समथिंग 9-10 स्टूडेंट आ चुके हैं, कल ही रात को पब्लिश किया मैंने, नया लॉन्च किया। ठीक है, आज के डेट पे 9-10 स्टूडेंट ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है सर इसमें मैं एक बैच लिया हूँ रेलवे का, ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो ऐप पे ही सब कुछ ऑनलाइन वो पढ़ाते हैं सर। देखिए ऐप पे हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप हमसे बात नहीं कर पाते हो, मेन दिक्कत वो होती है। ऐप पे तो हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन ऐप पे क्या होगा, आप हमसे बात नहीं कर पाओगे, और हम जब तक आपसे बात नहीं करें तब तक मज़ा ही नहीं आता पढ़ाने में। ठीक है, या तो हाँ चैट सर, के थ्रू वो बात बात करो तो या डायरेक्टली बात करो, लेकिन बात तो होना चाहिए। ऐप के थ्रू में वो ऑप्शन नहीं मिल पाता हमें, तो हम डायरेक्टली अकेले यहाँ पे बोलते रहे, आपको कुछ समझ में आया कुछ नहीं समझ में आया, कैसे एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है, वैसे आप लोग और एक पुराने, बात बताओ हाँ जी सर, ये जो रिकॉर्डेड वीडियो होने से जो सिलेबस होगा वही वही इंफॉर्मेशन आएगा सर, मगर लाइव वीडियो होने से वो सोचे ही नहीं होंगे क्या बताना चाहिए, वो भी कुछ नया नया दूसरा दूसरा चीज भी उसमें ऐड ऑन हो जाएगा क्लास में, बिल्कुल। जो कि एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है सर। जी, लाइव क्लास में क्या होता है ना, जैसे जैसे डाउट बना रिकॉर्डेड हो वीडियो उसको पूछ सकते हो, पूछने के लिए आपके पास में डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट बात होना चाहिए, इसलिए जूम से करते हैं हम। ठीक है, जूम का सब्सक्रिप्शन लेके आप लोग के लिए अलग से करते हैं, ऐप में फंक्शन है ये, लेकिन हम वहाँ पे नहीं करते, जूम के थ्रू करते हैं, जिससे आप लोग बात कर सको, डायरेक्ट कन्वर्सेशन होगा, अच्छे से समझ में आएगा, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। अगर मुझे पता चल रहा है कि आपको समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया, तो फिर मैं उसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो वो आपको समझ में अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, जी चलिए सर, आप हमारे लिए सभी तरीके का मतलब बंदोबस्त कर दिए है सर, सीखने का इंटरेस्ट चाहिए सर, चलिए जो लीमा जी इंटरेस्ट दे धन्यवाद। रहा है वो सीख ही जाएगा सर। ठीक है लीमा जी, चलिए कुल क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बात करेंगे फिर से। ठीक है, अभी जो टॉपिक है ठीक है उस टॉपिक पे आते हैं। अभी के टाइम पे हमें यहाँ पर एक होम ऑटोमेशन करना था,
तो उसके लिए हमें यहां पर 2 कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 कॉन्टेक्टर क्यों इस्तेमाल करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी के टाइम पे जो हमारे पास में एनर्जी मीटर है 2 अलग अलग जगह से आ रहा है, तो 2 जगह से अगर पावर सप्लाई आएगा तो उसको कंट्रोलिंग करने के लिए हमें 2 अलग अलग एमसीबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये जो एमसीबी है इसका कनेक्शन जो होगा किस टाइप से कनेक्शन होगा, थोड़ा सा बता सकते हो? कनेक्शन जो करेंगे किस इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अकॉर्डिंग करेंगे? इंटरलॉकिंग करना पड़ेगा सर। इंटरलॉकिंग तो होगा, लेकिन डिवाइस जो बनेगा ना, जो सर्किट बिल्ड होगा, वो किस चीज का सर्किट बिल्ड होगा? ये बटन के थ्रू होगा सर, स्विच बटन। सर नहीं, हमारा जो सर्किट बिल्ड होगा ना वो एक चेंज ओवर स्विच का बिल्ड होगा। एक चेंज ओवर स्विच जो होता है ना, उसी चेंज ओवर स्विच का हमें यहाँ पे सर्किट बिल्ड करना है। ठीक है, तो मैं जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया कि इस टाइप का जो चेंज ओवर स्विच होता है, इसका भी इस्तेमाल करके आप पूरा वायरिंग कर सकते हो। अब ये जो चेंज ओवर स्विच है कैसे काम करता है, कैसे वायरिंग करते हैं, हाउस वायरिंग वाले क्लास में बताऊंगा। ठीक है, और ये टॉपिक वहां भी आएगा तो मैं उस टाइम पे ये वाला जो है इसका यूज करके आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के टाइम पे ये जो चेंज ओवर स्विच है इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग पावर सप्लाई देना होता है। सेम इसी तरीके से इस कॉन्टेक्टर को भी हमें 2 अलग अलग जगह से पावर देना होगा। इसका आउटपुट जो होता है नीचे साइड होता है, उसको हमें आपस में लूप करके एक आउटपुट को ले जाके हमारे डिवाइस के साथ कनेक्ट करना होता है। वही चीज हम इस कॉन्टेक्टर के साथ करने वाले, मतलब कि ये जो चेंज ओवर स्विच है ना, ये जो कॉम्पैक्ट साइज में चेंज ओवर स्विच है, इसी चीज को हम यहाँ पे बनाने वाले हैं कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करके। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले पावर वायरिंग करना होगा। तो पावर वायरिंग जो आपका होगा उसमें सबसे पहले एनर्जी मीटर 2 अलग अलग जगह से, तो इनको पावर सप्लाई भी अलग अलग जगह से आ रहा होगा, तो उनका कनेक्शन करेंगे। तो अभी के टाइम पे मान लीजिए कि जो मेन एनर्जी मीटर है, उस एनर्जी मीटर से एक एमसीबी में पावर गया है, उस एमसीबी को चालू करने के बाद पावर सप्लाई जो आ रहा है वो हमारे इस सब मीटर में आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, सब मीटर नंबर 1, और ये हमारा हो जाएगा सब मीटर नंबर 2। ठीक है, तो सब मीटर नंबर 1 जो है उसमें यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल जो है, मैंने बताया कि आपको क्या करना है, फेज सप्लाई देना होता है। तो एक फेज सप्लाई हमारे पास में होगा, इस फेज सप्लाई को फर्स्ट वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास में न्यूट्रल सप्लाई होगा, उस न्यूट्रल सप्लाई को लाके यहाँ पर सेकेंड वाले पे कनेक्ट कर देंगे। अब मैंने आपको बताया कि सेकेंड टर्मिनल जो होगा उससे आपको आउटपुट पावर जो मिलेगा वो न्यूट्रल मिलेगा। तो न्यूट्रल सप्लाई को लेके आइए पावर टर्मिनल जो है उसके फर्स्ट टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए। आप तीनों में से किसी भी L1, L2, L3 जो है उन तीनों में से किसी पे भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैंने फिलहाल के टाइम पे फर्स्ट टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर दिया। अब फेज सप्लाई जो होगा उसको ले जाके जाना है इस फेज सप्लाई को, यहाँ से हमें आउटपुट में फेज सप्लाई मिलेगा, तो इस फेज सप्लाई को यहाँ से लेके जाएंगे और L2 पे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस वाले एनर्जी मीटर से इनपुट पावर सप्लाई यहाँ पे चला गया। अब इस वाले एनर्जी मीटर के जरिए भी पावर सप्लाई इस वाले कॉन्टेक्टर को हमें देना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कलर अलग इस्तेमाल करता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं यहाँ पे बी फेज का पावर सप्लाई इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, पिंक कर लेता हूँ। तो इस वाले एनर्जी मीटर में यहाँ पे L1 जो है फर्स्ट वाला होगा, तो फेज सप्लाई जो मेरा होगा उसको मुझे लेके जाना है और फर्स्ट टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। न्यूट्रल सप्लाई जो होगा, न्यूट्रल सप्लाई को मैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ले जाके इस प्रकार से कनेक्ट कर दूंगा। फर्स्ट साइड ही कनेक्ट होगा ना, क्या मैं उस साइड पे कनेक्ट कर सकता हूँ क्या इनपुट पावर सप्लाई? इनपुट साइड है सर। नहीं होगा, आपका इनपुट साइड जो है उसी साइड में इनकमिंग पावर सप्लाई आपको कनेक्ट करना होगा। अब सेकेंड साइड से आपको आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा, उसको लाके इस जगह पे कनेक्ट करना है। तो फेज सप्लाई जो है आपको यहाँ, सॉरी न्यूट्रल सप्लाई जो है इस पॉइंट पे मिलेगा, तो न्यूट्रल सप्लाई को यहाँ से लेके आओगे और इसको लाके सिंपली इस कॉन्टेक्टर का जो पावर टर्मिनल है, मैं अभी के टाइम पे L2 का इस्तेमाल कर लेता हूँ। चलिए सेम करते हैं, इस जगह पे लाके मैं इसको कनेक्ट कर दिया फर्स्ट वाले पे, इस जगह पे भी फर्स्ट वाले पे न्यूट्रल कनेक्ट किया, इस जगह पे भी न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आउटपुट में जो हमारा फेज सप्लाई मिलेगा आखिरी में, उस फेज सप्लाई को हमें फिर से यहां से लेके आना है और इस कॉन्टेक्टर का जो L2 टर्मिनल है उस जगह पे कनेक्ट करना होगा। तो ये क्या चीज हो गया, इनकमिंग पावर सप्लाई इन दोनों कॉन्टेक्टर को मिल गया ना। तो अब हमें केवल इसके जरिए मोटर को पावर लेके जाना है। तो क्या मैं यहां से 2 वायर मोटर को लेके जाऊं और यहां से 2 वायर मोटर को लेके जाऊं, या फिर एक ही केबल के थ्रू पूरा काम हो जाएगा? एक ही केबल के थ्रू हो एक ही केबल में हो जाएगा। एक ही केबल में हो जाएगा, क्योंकि दोनों जाके एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होगा। तो अलग अलग 2 केबल हम क्यों कनेक्ट करें, हमारा कॉन्टेक्टर आस पास में रहेगा तो उस जगह पे हम छोटा सा लूपिंग कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आउटपुट पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर इस जगह से एक वायर का लूपिंग करेंगे और किस जगह पे, क्या मैं यहाँ पर फर्स्ट टर्मिनल पे इसको कनेक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं सर वो तो फेज नहीं सर नहीं नहीं कर नो सकते। सर, वो तो हमें शॉर्ट हो यहाँ जाएगा। पर सेकेंड वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। वैसे कनेक्ट कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरलॉकिंग भी करेंगे तो दोनों में से एक टाइम पे एक ही चालू होगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। और मोटर जो है हमारा सिंगल फेस वाली है, तो सिंगल फेस वाले में फेस न्यूट्रल को इंटरचेंज भी कर दे तो कोई दिक्कत आती है क्या? नहीं आता, तो चल जाएगा। लेकिन प्रॉपर कनेक्शन करना है। आप अगर प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हो, स्मार्ट इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हो, तो इस कंडीशन में आपको स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलना है। तो ऐसा मत करिए कि यहाँ पे फेस सप्लाई आ रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई में ले जाकर कनेक्ट कर दिए। भले ही आपका 100 सर्किट नहीं हो रहा है, लेकिन आपको प्रॉपर कनेक्शन करना है। तो आप क्या करोगे, इस जगह पे अगर फेस सप्लाई सेकंड पॉइंट पे कनेक्ट किया गया तो आउटपुट भी सेकंड पॉइंट पे ले जाकर कनेक्ट करिए, फेस टू फेस पे ले जाइए। अब न्यूट्रल सप्लाई जो है वो यहाँ पर आएगा और इसको ले जाके इस न्यूट्रल वाले पॉइंट पे आपको कनेक्ट करना होगा। ये हो गया हमारा आउटपुट का आपस में सॉर्ट करने का। मतलब कि ये चालू हुआ तो पावर सप्लाई इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों जगह पे रहेगा, और ये चालू हुआ तो इस जगह से पावर सप्लाई इस जगह पे भी आ जाएगा। अब इसी पावर सप्लाई को ले जाके हमें मोटर के साथ कनेक्ट करना है। मोटर जो है हमारा सिंगल फेस का है, तो कितने वायर बाहर निकल के आएंगे? देखिए, अगर आपका जो वाटर पंप है उसके साइड में अलग से कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में आपको केवल 2 वायर मिलेगा। लेकिन अगर आपको अलग से कैपेसिटर लगाना है तो इस कंडीशन में आपको 3 वायर देखने को मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 वायर सिस्टम लगाया जिससे कि आपको वो भी समझा दूं। वैसे एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो वहां पे 2 वायर ही मिलेगा, 3 वायर नहीं। कैपेसिटर का कनेक्शन ऑलरेडी रहता है, आपको अलग से कनेक्शन नहीं करना है। फिलहाल के टाइम पे मुझे यहाँ पे कैपेसिटर भी कनेक्ट करना है, तो इसके लिए मैंने इसके अंदर से 3 वायर लेके आया हूँ। 3 वायर जो है इसमें से कौन सा वायर क्या होगा, कौन सा वायर नहीं, मतलब क्या कौन सा वायर होगा, कौन सा वायर मुझे इस सर एक रनिंग होगा एक स्टार्टिंग होगा। एक रनिंग और कॉमन होगा सर। ठीक है, आपका रनिंग एक स्टार्टिंग देखिए, कॉमन, आपका एक रनिंग होगा, एक आपका स्टार्टिंग होगा और एक आपका कॉमन होगा। 3 वायर आपको टोटल मिलेंगे। आप देखोगे इसमें 3 वायर है। अब 3 वायर जो है ना, इसमें आप कैसे पता करोगे कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है, ये सब चीज मैं आपको लाइव क्लास में सिखा दूंगा। क्लास जो है बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, ठीक है, तो ये सब चीज आपको मैं समझा दूंगा। फिलहाल के टाइम येलो वाला रनिंग होगा सर, इसमें रेड वाला रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो देखिए, स्टार्टिंग। आप वायर को देख के ये नहीं बोल सकते हो कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है, ठीक है। मैं कभी भरोसा नहीं करता हूँ वायर को देख के। मैं अपने मल्टीमीटर से टेस्ट करूंगा, रनिंग और स्टार्टिंग का वायर जो होता है ठीक है। वैसे आप समझ लीजिए, अंदर तो आपका जो रनिंग वायर है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा कम होगा। रनिंग वाइंडिंग जो होती है वो रनिंग का एक कम मोटा वायर होगा। से इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो किया जाता है पतला वायर से किया जाता है, रनिंग वाइंडिंग मोटा से किया जाता है। जो मोटा वायर होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा, पतला वायर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो सिंपली समझिए, रनिंग वायर जो है, रन वायर जो है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रन वायर जो है उसका रेसिस्टेंस जो होगा ज्यादा होगा, स्टार्ट वायर जो होगा वो उसका रेसिस्टेंस कम होगा, और कॉमन जो है उसी के जरिए हमें रेसिस्टेंस को मेजर करना है। मतलब कि अगर आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना चाहते हो, आपके पास में एक मल्टीमीटर है, उस मल्टीमीटर में 2 प्रोब है, एक ये प्रोब एक ये प्रोब, कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करोगे? अभी आपको रनिंग वायर का रेसिस्टेंस पता करना है, कहाँ कहाँ पे लगाओगे? कॉमन ठीक है, तो आपका जो एक ब्लैक प्रोब होगा, आपका जो मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब होगा, और रनिंग पे ब्लैक प्रोब जो है उसको कॉमन पे, और आपका जो एक रेड प्रोब है मल्टीमीटर का उसको लेके आओगे और यहाँ पे रनिंग पे लगा दोगे, रेसिस्टेंस को चेक करोगे। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 50 ओम का रेसिस्टेंस मिल गया एग्जाम्पल के लिए। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे रनिंग जो है इसको हटाइए और इसको आप स्टार्टिंग पे कनेक्ट करिए। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है आपको मिल गया 70 ओम का, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वाले वायर को यहाँ से हटाया और इसको मैंने इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, रन वाले पे। इस कंडीशन में कितना रेसिस्टेंस मिलेगा मुझे? 120 रेसिस्टेंस आएगा मगर कम आएगा सर, 130 बहुत कम आएगा। अरे भाई, सबसे ज्यादा मिलेगा। 50 और 70 दोनों को मिला के कितना हुआ? 120 ओम का रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा है जी सर, जी सर। ठीक है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपका कॉमन जो है बीच पॉइंट पे रहता है और दोनों साइड में क्या है, रनिंग और स्टार्टिंग।
तो आप आखिरी आखिरी छोर पे रेसिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, तो दोनों कॉइल का रेसिस्टेंस जो है ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद यहां पे मिलेगा 120 ओम। ठीक है, तो जब आप रेसिस्टेंस का मेजरमेंट करोगे आपको ज्यादा रेसिस्टेंस मिल जाए दो वायर में, बाकी में आपको कम मिला है, तो सिंपली समझिए जिन दो वायर में आप रेसिस्टेंस मेजर कर रहे हो और रेसिस्टेंस जो ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों वायर जो है आपके रनिंग और स्टार्टिंग हो सकते हैं। बीच में जो एक वायर छूटा हुआ है आपका कॉमन वायर है, तो आप इन दो के बीच में मेजरमेंट किए, ज्यादा रेसिस्टेंस मिल गया, बीच में एक छूटा हुआ है कॉमन वाली, वो आपका कॉमन वायर हो गया। अब इस कॉमन के थ्रू आप रेसिस्टेंस मेजर करोगे, जिसका रेसिस्टेंस कम, इसका रेसिस्टेंस कम है, इस वाले का रेसिस्टेंस कम है तो ये आपका रनिंग हो जाएगा, इस वाले का रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो ये हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा, और ये तो है ही हमारा कॉमन। क्लियर है इतना चीज? ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए बढ़िया। सर कॉमन वायर का ज्यादा रेजिस्टेंस क्यों? कॉमन वायर का सर रनिंग पे देखिए, सर एक बार और रिपीट करिए कि किससे बहुत ज्यादा होता है। देखिए इस चीज को ना डिटेल में समझोगे तो बढ़िया रहेगा। अभी देखो मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा क्लास में, ठीक है? जब लाइव क्लास होगा तो उसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो इन पे देखिए आपको डाउट हो रहा है तो डाउट को क्लियर कर देता हूँ। सिंपली समझिए, सिंगल फेस का मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता है, तो सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए उसके अंदर दो वाइंडिंग किया जाता है। तो दो वाइंडिंग जो होगा आपका कुछ इस प्रकार से किया जाएगा, एक वाइंडिंग ये, दूसरा वाइंडिंग ये, ऐसा ही होगा ना? दो वाइंडिंग हो गया। अब दो वाइंडिंग जो है, इन दोनों वाइंडिंग में से एक वाइंडिंग जो होगा उसमें मोटा वायर इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरे में पतला। ऐसे आप देखोगे, आंखों से तो नहीं पता चलेगा, वायर गेज के जरिए जब आप मेजरमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक जो है उसमें 35 नंबर का वायर गेज इस्तेमाल किया गया है, एक में 36 नंबर का इस्तेमाल किया गया है। तो 35 नंबर का गेज जो है वो मोटा वायर होगा कि पतला होगा 36 के मुकाबले? पतला होगा। 36 पतला होगा। मोटा वायर गेज जो होता है ना, वायर गेज जो होता है, वायर गेज में उल्टा चलता है। जितना कम रहेगा उतना मोटा। में उल्टा चलता है। आपका जो वायर गेज है उसमें अगर नंबर कम है तो वो मोटा वायर है, नंबर ज्यादा है तो पतला वायर है। ठीक है, तो अगर आपका 35 नंबर का वायर जो है और 36 नंबर का वायर जो है, तो 36 क्या होगा? आपका पतला वायर हो जाएगा, थीन वायर हो जाएगी, और ये आपका मोटा वायर हो जाएगा, ऐसा मान के चलिए। तो अभी के टाइम पे हम यहाँ पे जो है दो वाइंडिंग है। अब आप क्या करोगे? रेसिस्टेंस मेजर करोगे, तो रेसिस्टेंस मेजर करोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे मेजर करोगे, और यहाँ पर और यहाँ पे रेसिस्टेंस मेजर करोगे। तो इस वाइंडिंग का रेसिस्टेंस मेजर किया, आपको मिला यहाँ पे कितना? 50 मिल गया, और यहाँ पे 70 मिल गया। तो अभी के टाइम पे कौन सा वाइंडिंग कौन सा है? 70 वाला कौन सा है? 70 वाली क्या है? स्टार्टिंग है। आप रेसिस्टेंस मेजर किए, आपको पता चल गया 70 जो आया वो आपका स्टार्ट वाली है, और 50 जो आया वो आपका रन वाली है। इतना चीज आपको पता चल गया। अब कनेक्शन करने जाओगे तो कनेक्शन के लिए तो बाहर 3 ही आ रहा है, तो बाहर 3 कैसे आया? तो आपको मालूम है कनेक्शन करने जाएंगे तो रनिंग और स्टार्टिंग के एक एक छोर को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो हम चाहे तो इस साइड में जोड़ दें या फिर इस साइड जोड़ दें। तो फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ पे जोड़ दिया और इसके आउटपुट में एक वायर निकाल दिया, इसको बना दिया कॉमन। तो कॉमन पॉइंट जो यहाँ पे बन रहा था वो हमारा यही वाला है, जहाँ पे रनिंग और स्टार्टिंग को आपस में जोड़ा गया है। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो इसको भूल जाइए, एक और वायर वहां से लूप किया गया उसको भूल जाइए। अभी के टाइम पे ये और ये सीरीज में हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? तो अभी का टाइम पे क्या होगा? रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हुआ तो रेजिस्टेंस अगर आपको दो रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप मेजरमेंट करोगे तो इस कंडीशन में ये 50 और ये 70 दोनों जुड़ के 120 ओम का रेसिस्टेंस यहाँ पे दिखा देगा। अब यही रेसिस्टेंस अगर आप इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मेजर करोगे तो 70, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे 50। आया समझ में? बाकी कनेक्शन कैसे होगा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी इतना चीज क्लियर है क्या? ठीक है। अब कैपेसिटर जो होता है उसको भी सीरीज पैरेलल कनेक्शन करते हैं, उसमें भी चेंजेस आती है, वो लाइव क्लास में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है, क्लास का टॉपिक थोड़ा सा लंबा जा रहा है, टॉपिक पे आते हैं। तो अभी के टाइम पर यहाँ पे हमारे पास में सबमर्सिबल वाटर पंप है, इसका कनेक्शन करना है। तो इसी का कनेक्शन सबसे पहले कर लेते हैं। तो अभी के टाइम पे अगर यहाँ पे दो वायर है, येलो और रेड, तो अगर येलो रेड है तो इसका मतलब ये होता है रनिंग और स्टार्टिंग के दो वायर वो हैं। तो आप मल्टीमीटर से चेक करोगे रनिंग और स्टार्टिंग कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग कनेक्शन कर दोगे। तो हम मान लेते हैं कि येलो वायर जो है ये हमारा स्टार्ट वाली वायर है, और रेड वाली वायर जो है
ये हमारा रन वाली है, रनिंग बाकी एक बच गया, ये हमारा कॉम हो जाएगा, कॉमन। कॉमन। ठीक है, तो अभी के टाइम पे कैपेसिटर कनेक्ट करना है, तो कैपेसिटर का वायर कहाँ पे कनेक्ट करोगे? कैपेसिटर में 2 वायर मिलेगा, दोनों वायर को कहाँ पे कनेक्ट करोगे? रनिंग स्टार्टिंग पे। रनिंग और स्टार्टिंग पे। कोई भी चीज का कनेक्शन करो, चाहे आप सीलिंग फैन का कनेक्शन करो, कूलर मोटर का कनेक्शन करो, या फिर आप किसी वाटर पंप का कनेक्शन करो, आपका जो कैपेसिटर होगा रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में ही कनेक्ट होता है। तो ये दोनों वायर आपका रनिंग स्टार्टिंग है, तो एक वायर रेड, एक वायर को यहाँ पे रनिंग स्टार्टिंग पे कनेक्ट करिए, और दूसरा वायर जो होगा उसको ले जाके यहाँ पे स्टार्टिंग पे कनेक्ट कर दीजिए। सॉरी, ये रन स्टार्ट है कॉमन पे जाएगा सर। तो एक काम करता हूँ, मैं कलर चेंज करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक वायर को यहाँ पे और दूसरे को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कैपेसिटर में कनेक्ट कर दिए। इस कैपेसिटर के वायर को इंटरचेंज भी कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कनेक्शन हो चुका है। अब बच गया एक कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट पे क्या देना होता है आपको? न्यूट्रल देना है। ठीक है, आपका जो कॉमन पॉइंट होता है उसमें हमेशा न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट होगा। तो आपको क्या करना होगा, इस वाला जो ये जो आपका कॉन्टेक्टर है, इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है यहाँ पर, इसी से अब चाहो तो यहाँ से लेके जाइए, यहाँ से लेके जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अभी के टाइम पे यहाँ से लेके जा रहा हूँ, तो इस पॉइंट से एक वायर लेके जाता हूँ और इस वाले कॉमन पॉइंट पे न्यूट्रल सप्लाई दे दिया। क्लियर है? अब हमें इसको फेज देना है। फेज सप्लाई कहाँ पे देना पड़ेगा? स्टार्टिंग वाले वायर में कि रनिंग वाले वायर में? रनिंग वाले वायर। रनिंग वाले वायर में। आपका फेज सप्लाई जो होगा हमेशा रनिंग वाले वायर में कनेक्ट करना होता है। तो आप क्या करोगे, इस जगह से फेज सप्लाई को लेके जाओगे और यहाँ पर इस जगह पे कनेक्ट कर दोगे, जिससे कि आपका पंप चालू। अब चालू होने के लिए इन कॉन्टेक्टर को आप चालू कर दीजिए, या फिर आप इस कॉन्टेक्टर को चालू कर दीजिए। आपका कॉन्टेक्टर यहाँ पे ऑन, सॉरी मोटर जो है ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको चालू करने के लिए आपको यहाँ पर स्विच इस्तेमाल करना है। हाउस वायरिंग में हम स्विच ही इस्तेमाल करते हैं ना। ठीक है, तो स्विच जो होगा आपका 6 एम्पियर वाला होगा कि 16 एम्पियर वाली होगी? 16 सर वो डिपेंड करता है कौन सा लगाना है, वही डिपेंड करेगा ना सर। जानबूझ के आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन जितना यूज कर ले बंद कर। एम्पियर का भी लग सकता है सर। और ठीक है, मैं यार, आपको कॉन्टैक्ट- हम ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर यूज कर रहे हैं तो 5 एम्पीयर भी लोड ले लेगा। जी बिल्कुल। देखिए बंद कर। देखो Auxiliary- मैंने आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ये सवाल रख दिया। ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे इस क्वेश्चन का। सिंपली आप जो स्विच इस्तेमाल कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए, मोटर को चालू करने के लिए नहीं कर रहे हो, कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए कर रहे हो। कॉन्टेक्टर जो है आपका मिली एम्पियर में करंट लेता है, केवल आपका 20 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, इस टाइप का मिली एम्पियर में करंट लेगा। 1 एम्पियर से भी कम है तो आप स्विच जो है 2 एम्पियर का, 5 एम्पियर का जो लगाना लगा दो। 2 एम्पियर का तो आता ही नहीं है, आपका 5-6 एम्पियर का जो आता है उसको लगा दीजिए। तो आप क्या करोगे, इस वाले स्विच के जरिए इस कॉन्टेक्टर को चालू करना है और इस स्विच के जरिए इस कॉन्टेक्टर को, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर से जो मोटर चालू किया जाएगा इस स्विच को दबाने पे मोटर चालू होना चाहिए, और फर्स्ट फ्लोर से जो चालू किया जाएगा इस बटन को दबाने पे ये कॉन्टेक्टर चालू होगा, और इसके चालू होने से इस एनर्जी मीटर का बिल आएगा, और ये कॉन्टेक्टर चालू है तो इस एनर्जी मीटर का बिल आएगा। अब कनेक्शन जो करना है, कनेक्शन में क्या करें हम, बताइए कैसे कनेक्शन होगा? सर इंटरलॉकिंग कनेक्शन जो स्विच आउटपुट में है उसको इसका 2 नंबर वाला, जैसे 1 नंबर का स्विच अगर चलाना है तो ठीक है। 2 आप नंबर देखिए, का एनसी से लेना होगा। चलिए बढ़िया। अभी के टाइम पे सिंपली समझिए, मुझे इस कॉन्टेक्टर को चालू करना है, तो चालू करने के लिए जो कनेक्शन किया जाएगा वो इस स्विच के थ्रू किया जाएगा। और स्विच क्या है, एक बार प्रेस कर दिए चालू और बंद, दोबारा बार प्रेस किए तो बंद। तो अभी के टाइम पे हम क्या करेंगे, जो हमारा आउटपुट फेज सप्लाई है, इनपुट से नहीं, आउटपुट फेज सप्लाई जो है, उस फेज सप्लाई से एक वायर का लूपिंग करेंगे। यहाँ पे ये कलर है, तो यहाँ से एक वायर का लूपिंग करेंगे और इस लूपिंग को लाके यहाँ पर इस स्विच को इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। अब स्विच को प्रेस करने पे पावर सप्लाई जो जाएगा, इसको प्रेस करने पे पावर सप्लाई जाएगा वो इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे जाना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट देंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये कॉन्टेक्टर भी चालू, ये भी चालू हो जाएगा, दोनों चालू हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि एक टाइम पे एक कॉन्टेक्टर केवल चालू हो तो आप इंटरलॉकिंग करिए। इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग आपको करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग करने के लिए आप क्या करोगे, इस वाले फेज सप्लाई को यहाँ पे डायरेक्ट मत कनेक्ट करिए। कैसे लेके जाऊं, ठीक है, यहां से लेके चलते हैं। तो अभी के टाइम पे क्या करना होगा, इस जगह से आप एक वायर कनेक्ट करिए और इसको यहां से लेके आइए, और इस कॉन्टेक्टर में जो एनसी कॉन्टेक्ट होगा, मान लीजिए कि यहां पे एनसी कॉन्टेक्ट है, यहां पर एनसी कॉन्टेक्ट का आउटपुट है, तो इनपुट जो होगा एनसी कॉन्टेक्ट का उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे दीजिएगा। दिख रहा है क्या कलर?
जी सर। जी सर देख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट पावर सप्लाई दे दी है। अब इसका आउटपुट जो होगा वो आउटपुट पावर सप्लाई, अच्छा ऊपर लेके जाना ना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इनपुट पावर सप्लाई नीचे दे देता हूँ। ठीक है, वायर थोड़ा सा अच्छे से दिखे इसके लिए। तो इनपुट पावर सप्लाई जो है मैं लाके यहाँ पर इनपुट पावर सप्लाई दे दिया, और इसका आउटपुट जो है उस आउटपुट को लेके जाएंगे और इस कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे, यहाँ पे क्या है A1 है, तो A1 टर्मिनल पे इसको पावर सप्लाई दे देंगे। तो हमने क्या किए, इस कॉन्टेक्ट इस वाले स्विच के जरिए पावर सप्लाई जो आ रहा है इसमें एनसी में आ रहा है, और इसके आउटपुट को ले जाके यहां पर A1 टर्मिनल पे हमने कनेक्ट कर दिए। क्लियर है क्या? जी सर क्लियर है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे क्या होगा, अगर मैं इस स्विच को चालू करता हूं तो पावर सप्लाई डायरेक्टली यहां नहीं जा रहा है, यहां से पावर सप्लाई होते हुए एनसी कॉन्टेक्ट पे, एनसी कॉन्टेक्ट से पावर सप्लाई यहां से होते हुए A1 पे जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग YouTube पे देख रहे होंगे, उनको डाउट हो रहा होगा कि ये क्या चीज़ किया जा रहा है। इस सब चीज़ के बारे में मैं जब क्लास में एक्सप्लेनेशन दूंगा तो वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, डेमो क्लास है तो इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से चल रहा हूँ। ठीक है, तो डीप में समझना है कि ये इंटरलॉकिंग कैसे काम कर रहा है, एनसी कॉन्टेक्ट क्या है, एनो कॉन्टेक्ट क्या है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के टाइम पे जो मुझसे बात कर रहे हैं वो सब पुराने स्टूडेंट हैं, उनको मालूम है कि एनसी कॉन्टेक्ट क्या है, इंटरलॉकिंग क्या है, इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है तो घबराइए मत, जब लाइव क्लास होगा उस टाइम पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, समझा दूंगा। अभी के टाइम पे समझिए कि मैंने क्या किया, इस स्विच के आउटपुट से पावर सप्लाई इस एनसी को दिया और इसके आउटपुट से पावर सप्लाई यहां पे दिया। अगर मैं इस स्विच को प्रेस करूं तो ये कॉन्टेक्टर क्या होगा, चालू हो जाएगा। अब ये स्विच चालू है, कॉन्टेक्टर चालू है, और अभी के टाइम पे मैं जाके इस बटन को दबा दूं तो क्या होगा, ये कॉन्टेक्टर चालू रहेगा क्या? बंद हो जाएगा सर, बंद हो जाएगा। अगर ये कॉन्टेक्टर किसी भी तरीके से चालू हो गए तो इस कंडीशन में ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। उसी के लिए हमने यहाँ पे एनसी कॉन्टेक्ट के थ्रू पावर दी है। अभी केवल हम A1 टर्मिनल पे फेस सप्लाई दिए, इसको ऑपरेट करने के लिए न्यूट्रल सप्लाई भी चाहिए होता है। तो न्यूट्रल सप्लाई जो होगा इसका A2 टर्मिनल जो है, यहाँ पे A2 टर्मिनल है, इस जगह पे देना होगा। तो न्यूट्रल सप्लाई कौन सा हमारा, ये पर्पल वाली वायर, तो यहीं से मैं लूपिंग करके न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे दे सकता हूँ। क्लियर है? जी जी सर। यहां से न्यूट्रल सप्लाई मैंने इस पॉइंट पे दे दिया हूं। ओके, तो ये कॉन्टेक्टर तो चालू हो गया। अब इसको भी चालू करना है। इसको चालू करने के लिए इसका जो स्विच होगा उसके जरिए होगा, और इस स्विच को प्रेस करने पे इसको चालू करना है। तो हम क्या करेंगे, इस स्विच को फेस सप्लाई जो है इसके जरिए जाना चाहिए। तो फेस सप्लाई जो होगा यहाँ पर हमारे पास में अवेलेबल है। तो इस फेस सप्लाई को यहाँ से लूप करेंगे और इस स्विच के इनपुट पे दे देंगे। ठीक है, और इस स्विच का आउटपुट जो होगा, इस आउटपुट को लेके जाएंगे और इस कॉन्टेक्टर का जो एनसी कॉन्टेक्ट यहाँ पे है उस एनसी कॉन्टेक्ट के थ्रू कनेक्ट करना है। डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे, एनसी कॉन्टेक्ट पे कनेक्ट करेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से एक पावर सप्लाई लेके जाऊँगा इस जगह से और इस एनसी कॉन्टेक्ट को इनपुट दे दूंगा। ऐसे करेंगे ना? जी। और इसका आउटपुट जो है वो आउटपुट यहाँ से मिलेगा। तो इस आउटपुट पावर सप्लाई को मैं यहाँ से लूप करके लेके जाके डायरेक्टली इसके A1 टर्मिनल पे यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ, A1 टर्मिनल पे। जी हो गया ना? तो ये कॉन्टेक्टर हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसको फेस सप्लाई मिल गया। ऑपरेट करने के लिए न्यूट्रल भी चाहिए, तो न्यूट्रल सप्लाई जो है हम यहाँ से दे सकते हैं इस जगह पे। ठीक है, ये क्या है, क्या तूने लाया? ठीक है, तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल सप्लाई भी कनेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये जो पूरा वायरिंग है, ये वायरिंग हमारा जो है ऐसा वायरिंग बन चुका है जिसमें क्या होगा, अगर हमें इस मोटर को चालू करना है तो इसको चालू करने का दो जगह से चालू करने के दो जगह से हम चालू कर सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर से यदि हम चालू करना चाहें तो इस बटन को प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करने से पावर सप्लाई जो है इस वाले कॉन्टेक्टर के एनसी कॉन्टेक्ट से होते हुए यहाँ पे आएगा। तो इसको प्रेस करते ये कॉन्टेक्टर हमारा चालू होगा और इसकी वजह से एनर्जी मीटर से पावर सप्लाई यहाँ से होते हुए इस मोटर को जाएगा। मतलब कि फिलहाल के टाइम पे ये एनर्जी मीटर जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल शो करेगा। अब यदि मैं इस मोटर को इस जगह से मोटर को चालू किया हूँ, अब गलती से किसी ने इसको दबा दिया, इसको चालू कर दिया कैसे भी करके, तो इस कंडीशन में ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। तो इंटरलॉकिंग यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको बंद करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, केवल इस स्विच को ऑफ करना है ना। केवल मैं यहाँ पर इस स्विच को ऑफ कर दूं, क्या ये कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा? जी सर, ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे दूसरे एनर्जी मीटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, इस स्विच को प्रेस करूंगा। इसको प्रेस करते ही यहाँ से इस वाले एनर्जी मीटर से पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होगा और केवल इस इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब इस वाले एनर्जी मीटर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, दूसरे में नहीं आएगा। ठीक है,
ठीक है। वैसे मैं इस चीज़ का प्रैक्टिकल करवाने वाला था, लेकिन अभी बारिश होने की वजह से एनर्जी मीटर बाई नहीं कर पाया। एक ही मेरे पास में एनर्जी मीटर है, दूसरा है नहीं, तो मैं प्रैक्टिकल नहीं करवा पाऊंगा। मैं प्लान किया था कि प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो इसमें। सर जी ये स्विच कैसा है? सर इसमें नॉर्मल स्विच जो आपके घर में यूज होते हैं वही वाला है। हाउस वायरिंग की बात हो रही है ना। अगर आप अगर इंडस्ट्रियल वाली बात होती तो वहां पे हम क्या करते हैं, पुश बटन लगाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री की बात होती तो पुश बटन लगाते, लेकिन हाउस वायरिंग में पुश बटन होता नहीं है। चालू बंद करने के लिए स्विच वही हाउस को इस्तेमाल वही करते हैं। स्विच है जो 6 एम्पियर का आता है हाँ, वही 6 हाउस एम्पियर वायरिंग में। सर इसमें मुझे दो क्वेश्चन है सर मेरा इसमें। जी जी बोलिए। सर जैसे कि हम फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दो फ्लोर है हमारे, तो फर्स्ट फ्लोर पे हम अगर चालू करेंगे तो वो तो सर फर्स्ट फ्लोर पे तो चल ही रहा है, सेकंड फ्लोर पे हमको चालू करना है तो वो तो चालू होगा ही नहीं होगा जब तक हम इसको बंद नहीं करेंगे तो। और दूसरा सवाल ये है सर, जैसे हमको पानी सर ऊपर का टंकी में मतलब दूसरा फ्लोर पे जो है, सेकंड फ्लोर पे उस पे मेरा फुल है और एक मिनट फिर से बोलिए दूसरे फ्लोर से क्या मतलब, पानी के आउटपुट से क्या? सर जैसे सर हमको अभी मैं तो फर्स्ट फ्लोर से मैं स्टार्ट किया मोटर को, तो वो तो फर्स्ट फ्लोर को, अरे यार एक मिनट रुकिए यार। जो सेकंड फ्लोर है भाई मैं लाइव क्लास में हूँ, अभी कॉल मत करिए, मैं करता हूँ आपको। ठीक है, हाँ बोलिए, वेट करिए, मैं कॉल बैक करता हूँ, लाइव क्लास में हूँ अभी। हाँ बोलिए सर। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हम फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में दो जगह से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे हम अगर मोटर को चालू करके रखें तो सेकंड फ्लोर पे तो वो तो चालू होगा ही नहीं, और जबकि हमको जरूरत पानी सेकंड फ्लोर पे है, हमको भी तो जरूरत पड़ेगा सर कि सेकंड फ्लोर पे हमें तो हमको भी चाहिए। थोड़ा सा वेट कर सकते हो ना आप, थोड़ा सा वेट तो कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो नीचे उतरिए, उनके स्विच को बंद करिए, अपने स्विच को चालू कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए था। आपका सवाल ये होना चाहिए था कि सर अगर पानी के टंकी अलग अलग है तो क्या करेंगे? एक ही मोटर है, पानी का टंकी तो अलग अलग ना। देखो एनर्जी मीटर अलग अलग रखा गया तो पानी का टंकी भी तो अलग अलग होगा। ऐसा तो है नहीं कि यार दो अलग अलग एनर्जी मीटर से चला रहे हैं, पानी का टंकी एक ही भर रहे हैं। वही तो सर, वही क्वेश्चन तो मेरा सर वही है कि दो टंकी लगा हुआ है। हमको ये अगर फर्स्ट फ्लोर वाला भर गया है तो फिर हमको सेकंड फ्लोर वाला भरना ही पड़ेगा। फ्लोट स्विच तो यूज उसके लिए सर क्या करना पड़ेगा? नहीं, फ्लोट स्विच यूज करोगे तो आपका फ्लोट स्विच क्या करेगा? आपके दोनों सर्किट में काम करेगा ना। क्या चीज यूज करना पड़ेगा बताइए आपको? यहाँ पे क्या लगता है आपको? ऑटोमेशन सिखाया मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले क्लास में। सर फ्लोट स्विच लगाना पड़ेगा, मैकेनिज्म बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। कौन सा मैकेनिज्म? ऐसा नहीं सर क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि एक ही मोटर है तो एक ही मोटर का पानी दो टैंक पे जा कैसे रहा है सर, ये मेरा क्वेश्चन। जाने का तो पाइपलाइन जोड़ देंगे, चला जाएगा और वही होगा। एक ही मोटर से दो पाइपलाइन जुड़ेगा, लेकिन पाइपलाइन में हमें कुछ जुगाड़ भी तो करना पड़ेगा, जिससे कि अगर मेरा ये एनर्जी मीटर चल रहा है तो इस एनर्जी मीटर से केवल इसी वाले टैंकी के में, मतलब कि इसका जो फर्स्ट टैंकी होगा उसी टैंकी में पानी जाना चाहिए। सेकेंड वाला चल रहा है तो सेकेंड टैंकी में पानी जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस पे आइए, क्या करना पड़ेगा? पर सोलेनाइड वाल्व का उपयोग कर सकता है क्या? बिल्कुल सोलेनाइड वाल्व भी यहाँ पे आपको यूज करना होगा। और सोलेनाइड वाल्व जो होगा किसके थ्रू कंट्रोल होगा? क्या इस कॉन्टेक्टर के आउटपुट से कंट्रोल होगा या फिर इस स्विच के थ्रू? प्लीज माइक स्विच लगाएंगे उसके थ्रू कंट्रोल होगा, स्विच के थ्रू सर। ठीक है, फ्लोट स्विच जो लगता है, पहला चीज समझिए, फ्लोट स्विच जो लगता है वो पानी के लेवल को डिटेक्ट कर रहा है। वो ये डिटेक्ट नहीं करेगा कि आपका पावर सप्लाई कहां से चालू है, किस वाले टैंकी में पानी देना है। अगर मान लीजिए कि फ्लोट स्विच आपने लगा दिए दोनों टैंक में, जिस टैंक का पानी का लेवल कम होगा उसमें पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका एनर्जी मीटर जो है किसी के थ्रू भी जा रहा है, पानी तो दोनों टैंकी में भरेगा, जिसका पानी कम है, पानी फुल है तो उसमें नहीं जाएगा। तो आपका जो सॉल्यूशन है इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस वाले एप्लीकेशन का वो नहीं हो पाएगा। सर इसमें मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़िए, अभी जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। जो इनका ये क्वेश्चन बना हुआ है उसको समझ लीजिए, फिर आप पूछ लीजिएगा। अभी देखिए, अगर ऐसा ऑप्शन है, अगर आपके पास में दो अलग अलग पानी का टैंकी है तो इस कंडीशन में
आपको वहां पे एक सोलेनाइड वाल्व का इस्तेमाल करना होगा। अब सोलेनाइड वाल्व क्या होता है यदि नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि सोलेनाइड वाल्व जो है ना, सिंपली समझिए कि इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देने पे एक नल है उसको चालू बंद करेगा। नल जो आप हाथ से चालू बंद करते हो उसी को यदि आप इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देके चालू बंद करना चाहते हो तो सोलेनाइड वाल्व आपको इस्तेमाल करना होगा। तो आपका जो यहाँ पे पंप है, इस पंप से जो आउटपुट जनरेट होगा, आपका जो आउटपुट वाली पाइपलाइन होगी, उस आउटपुट वाले पाइपलाइन को दो जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, दो टैंक के लिए। तो दोनों आउटपुट जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जब आउटपुट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उस कंडीशन में उसके आउटपुट पे दो अलग अलग सोलेनाइड वाल्व को लगाना पड़ेगा और उनको ऑपरेट करने के लिए पावर देना है। अब पावर सप्लाई कहां से जाएगा ये सवाल यहां पे बनता है और उसका आंसर ये है कि आपका जो ये स्विच है ना, इस स्विच के जरिए आपका सोलेनाइड वाल्व कंट्रोल होगा। कॉन्टेक्टर के आउटपुट से नहीं कंट्रोल होगा, ना इनपुट से कंट्रोल होगा। या फिर आप चाहो तो इसका A1 A2 जो है उस जगह से भी कंट्रोलिंग कर सकते हो। इस कॉन्टेक्टर के A1 पे जो पावर आ रहा है उसके थ्रू दे दीजिए, या फिर आप इस कॉन्टेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट जो है उसका भी यूज करके आप कंट्रोलिंग कर सकते हो सोलेनाइड वाल्व को। तो बेटर ये रहेगा कि इस कॉन्टेक्टर का जो एनो है उसके जरिए आप सोलेनाइड वाल्व को चालू बंद करने का कनेक्शन कर दो। क्लियर है? ठीक है, इस चीज को मैं ना एक काम करूंगा, देखिए जब हमारा लाइव क्लास होगा उस क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ये वाला सेटअप, प्लस इसमें सोलेनाइड वाल्व, दो अलग अलग सोलेनाइड वाल्व को कंट्रोल करके दिखाऊंगा कि आखिर अगर हमारा एक पंप चल रहा है उसी का जो पाइपलाइन है, उसी का टैंकी जो है फिल हो, वो मैं आपको लाइव क्लास में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। आंसर ये समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, इस कॉन्टेक्टर को जब चालू किया जाएगा तो उसी टाइम पे आपका सोलेनाइड वाल्व एक्टिवेट होना चाहिए। तो आप चाहो तो अभी एनो कॉन्टेक्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूं, मैं सिंपल कर देता हूं। आप क्या करोगे, सोलेनाइड वाल्व यहाँ पे है, उसमें दो पॉइंट रहेगा, एक फेस सप्लाई के लिए, एक न्यूट्रल सप्लाई के लिए। आप क्या करोगे, आपका जो सोलेनाइड वाल्व है उसका जो फेस वाला पॉइंट है उसको A1 पे कनेक्ट कर दीजिए, और ये जो क्या बोलते हैं न्यूट्रल वाला पॉइंट जो है उसको न्यूट्रल सप्लाई चाहिए, तो आप यहाँ पर इस जगह से न्यूट्रल सप्लाई दे दीजिए। तो जब ये कॉन्टेक्टर चालू होगा उसी टाइम पे A1 पे पावर सप्लाई आएगा और वही पावर सप्लाई इस सोलेनाइड वाल्व को चला जाएगा। इसके चालू होने से इस वाले कॉन्टेक्टर के साथ इस वाले एनर्जी मीटर के लिए जो वाटर टैंक लगाया गया है वो वाटर टैंक का पाइपलाइन चालू हो जाएगा, दूसरा वाला बंद रहेगा। अब सेम तरीके से दूसरा वाला जो पाइपलाइन होगा उसके साथ भी एक सोलेनाइड वाल्व आपको लगाना होगा यहाँ पर, और इसमें आपको दो वायर कनेक्ट करना है। फेस वाली वायर जो होगी यहाँ से A1 से चला जाएगा और न्यूट्रल सप्लाई जो है आपका यहां से A2 से चला जाएगा। तो इस कॉन्टेक्टर को चालू करने पे ये सोलेनाइड वाल्व ऑपरेट होगा और इस कॉन्टेक्टर को चालू करने पे ये सोलेनाइड वाल्व ऑपरेट होगा। बस हो गया सर। तो सर इसमें सर और एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि हम दो सोलेनाइड वाल्व को नहीं लगाएंगे, हम एक को लगा के भी तो सर चालू कर सकते हैं ना सर? कैसे करोगे, आउटपुट से करोगे तो आपका दोनों कंडीशन में चालू होगा, और आउटपुट एक सोलेनाइड वाल्व लगाओगे तो एक ही पाइपलाइन में जुड़ेगा। नहीं सर, जैसे इनपुट में जैसे एक दूसरा टैंक पे जाएगा ना, तो सर वहीं पे बगल में जहाँ पे हम कनेक्टर लगाएंगे उसके आउटपुट से ही हम एक साइड का जो है उसमें इसको लगा देंगे, फिट कर देंगे। तो जब हम इसको एनो से इसका चालू करेंगे, जब फर्स्ट वाला हमको ऑन होगा, देखिए तो आप वो एक सोलेनाइड वाल्व को चालू कर दोगे उसमें तो पानी जाने लगेगा, लेकिन दूसरे को बंद कैसे करोगे, दूसरे में तो जाएगा ही। एक कंडीशन में आपका होगा कि एक टाइम पे नहीं जाएगा। मान लीजिए आपने इस कॉन्टेक्टर के साथ सोलेनाइड लगा दिए, इसके साथ कोई सोलेनाइड नहीं लगाया, तो आपका ये कॉन्टेक्टर जब चालू होगा तो ये सोलेनाइड वाल्व खुल जाएगा। चलिए इसको बोलिए, अभी ये कॉन्टेक्टर चालू कर रहे हो तो इसके चालू होने से ये सोलेनाइड ऑन नहीं होगा, तो इस वाले के साथ में जो पाइपलाइन है वो तो भर जाएगा, पानी भर जाएगा। चलिए बढ़िया है। अब इसको चालू किया तो ये चालू हो गया, लेकिन इसका भी तो चालू है पाइपलाइन, इसको बंद करने का तो ऑप्शन नहीं दिए हो आपने, हाथ से तो बंद करने नहीं जाओगे आप बार बार। तो आपके पास में अब इसको चालू करोगे, ये तो चालू हो गया और साथ साथ में इस वाले में भी गया, मतलब कि ये वाला जो है दोनों टैंक को भरेगा और ये वाला खुद का भरेगा। तो ये काम तो घर मालिक का काम हो गया, घर मालिक करेगा ऐसे। अब मुझे लगता है आप घर मालिक हो। सर हाँ जी, हाँ जी, मुझे लगता है इसमें एक ऑन डिले टाइमर का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑन डिले टाइमर क्यों यूज करोगे? गजब तेजस्वी लोग हैं। देखिए सर ये जो इसमें खर्चा बढ़ा रहे और ठीक है, कस्टमर को परवड़ेगा नहीं ना सर। देखिए आप चाहो ना तो सोलेनाइड वाल्व लगा लो, टाइमर लगा दो, अरे वो छोड़ दो यार, वो तो छोटी मोटी चीज है। मैं तो बोल लेता हूँ कि आपके मोबाइल में सिस्टम करवा दूंगा, मोबाइल में बोलो कि वाटर पंप चालू, आपका वाटर पंप चालू हो जाएगा। कौन सा पंप चालू करना है, पहला कि दूसरा, वो भी करवा दूंगा। ठीक है, मेरा ओपिनियन ये था सर मेरा ओपिनियन ये था कि कॉन्ट्रैक्टर और सोलेनाइड वाल्व एक साथ में चालू होगा तो हो सकता है कि थोड़ा सोलेनाइड वाल्व थोड़ा स्लो चालू है
तब तक अगर पानी फुल हो गया तो पाइप फट जाएगा। ऐसा नहीं है, हेलो इसलिए टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको उस पहले कंडीशन में क्या सोलनॉइड होगा, वाला देखिए आपका सॉल्व कॉन्ट्रैक्टर जब तक चालू होगा, सोलनॉइड चालू रहेगा, पानी का टैंक फुल हो गया, ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओवरफ्लो से बचाना है, फिर आपको फ्लोट स्विच लगाना होगा, फ्लोट स्विच के जरिए इसके पावर को कट करना होगा। फ्लोट स्विच होगा उसका एनसी यूज करना होगा, एनसी जो होगा वो आपके इस वाले सर्किट के बीच में यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, बस। ठीक है, हर चीज का हेलो आंसर है, आप जितना मॉडिफिकेशन करना चाहो कर सकते हो। जी बोलिए। करेंगे सर। ये जो आप सोलेनाइड वाल लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो ये 2 लाइन में डिफरेंट डिफरेंट लगा देंगे तो नहीं होगा सर? 2 लाइन मतलब जैसे 2 लाइन है ना सर, ऊपर जाने के लिए दो उसी दो 2 दो लाइन में टैंक। लगेगा। 2 अलग अलग जो बनाया था मैंने, वो 2 अलग अलग हाँ हाँ, तो पाइपलाइन। आप देखिए सिंपली यहाँ पे छोड़िए इसको, मैं अलग पेज लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप आइए, खाली पेज का है, इस जगह पे आइए। आपका जो पाइपलाइन होगा उस पाइपलाइन में पंप जो जनरेट करेगा केवल एक पाइपलाइन में करेगा, तो यहां से पानी पाइपलाइन एक जाएगा, लेकिन टैंक के पास जाएगा तो वहां पे 2 अलग अलग पाइपलाइन में जाएगा। ये मान लीजिए जी टैंक सर। 1 है और ये है हमारा टैंक 2। ठीक है, अब क्या है, अब इन दोनों टैंक को यदि आपको कंट्रोल करना है तो आपको यहां पर बीच में सोलेनॉइड वाल्व को लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, जी आपका सर। एक सोलेनॉइड वाल्व जो है वो यहाँ पे लगेगा और दूसरा जो है जी यहाँ पे सर। लगेगा। तो ये जो सोलेनॉइड जी वाल्व है सर। जो है आपका कॉन्ट्रैक्टर 1 जो है, क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, KM1, और ये जो है KM2, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 को जी सर। चालू करने पे दूसरा नंबर टैंक को भरना है, तो ये चालू होगा तो केवल इसमें पानी जाएगा, ये बंद रहेगा। और इसको चालू करेंगे तो ये बंद रहेगा, तो इस साइड पानी जाएगा। और बाई चांस अगर आपने मोटर को बंद नहीं किया तो टैंक आपका ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे प्रोटेक्शन चाहिए तो आप क्या करोगे, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर का पावर सप्लाई है उसको कट करने के लिए फ्लोट स्विच का कनेक्शन कर दोगे। फ्लोट स्विच का कनेक्शन कैसे करना आप लोगों को क्लास में बताया हूं मैंने, ओनली जितने भी स्टूडेंट हो आप। ठीक है, हाउस वायरिंग ड्राइंग वाले क्लास में भी बताया हूँ, RLC PLC में भी बताया हूँ, आपका जो इंजीनियर क्लास है उसमें भी बताया हूँ, बाकी हाउस वायरिंग जो क्लास होगा उसमें भी बताऊंगा। उसमें मैं आपको 2-3 तरीके से बताऊंगा, डायरेक्ट कनेक्शन कैसे करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर के साथ कैसे कनेक्शन करेंगे, सबमर्सिबल पंप स्टार्टर जो होती है उसके साथ कनेक्शन कैसे करेंगे, अलग अलग एप्लीकेशन पे कैसे यूज करेंगे, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ लाइव क्लास में। ठीक है, चलिए क्लास जो है बहुत लंबा हो गया, प्रैक्टिकल करना था लेकिन प्रैक्टिकल के लिए मैं बाई नहीं कर पाया बारिश की वजह से, एनर्जी मीटर। ठीक है, तो जब हमारा लाइव क्लास होगा तो उस टाइम पे मैं प्रैक्टिकल कर दूंगा। बाकी क्लास को एंड करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप हाउस वायरिंग में स्मार्ट इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हो, होम ऑटोमेशन करना सीखना चाहते हो, तो इसके लिए आप हमारे हाउस वायरिंग वाली जो लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है, जो कि हमारा यहाँ पर 3 सितंबर से चालू होने वाला है, इस लाइव क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास का जो टाइम होगा रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक चलेगा, जो कि 35 डे तक चलने वाली है। 35 दिन तक हमारा पूरा लाइव क्लास चलेगा। और लाइव क्लास जो होगा वो यदि बाई चांस मिस हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लीजिए आज का लाइव क्लास नहीं देख पाए कोई दिक्कत नहीं है, आप रात को या फिर अगले दिन लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग जो है आप देख सकते हो। रिकॉर्डिंग आपको 4 साल के लिए दिया जाएगा, मतलब कि 4 साल तक आप जितनी बार क्लासेस को देखना चाहो उतनी बार क्लासेस को देख सकते हो। लाइव क्लास का जो टॉपिक है वो टॉपिक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखा दिया हूँ। लाइव क्लास का टॉपिक क्या है, यदि आप देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करोगे तो इस वाले कोर्स पे आ जाओगे, वहाँ से पूरा कंटेंट को पढ़ सकते हो, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स आएंगे वो भी ऐड कर दूंगा। प्लस क्लास यदि 35 डे में खत्म नहीं होता तो मैं कुछ दिन और क्लासेस को पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब यदि आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इस वाले व्हाट्सएप नंबर से आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहो तो इस वाले ऐप को, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के नाम से ऐप है, उसको भी डाउनलोड करके हमारे ऐप क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, अब बोलिए क्या बोलिए। सर एक बार बता दीजिए क्या क्या इस मंथ में रहेगा ठीक है, हाउस वायरिंग में। हमारा जो लाइव क्लास होने वाला है इसमें आपको क्वेश्चन था जी सर, बोल रहे थे मेरा को बोलिए सर जिधर दोनों लगाएंगे तो मीटिंग का कॉन्ट्रैक्टर लगाना है। क्या चीज सर मेरा भाई नेटवर्क सही नहीं है, ठीक है, आवाज ही आपका नहीं आ आवाज रहा। नहीं आ रही, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, बता दूंगा। ठीक है, क्लास के बारे में कांटेक्ट कर लीजिएगा। अभी समझिए जो लाइव क्लास होने वाला है उसका टॉपिक क्या है मैं आपको बता दूं। कमल जी सर देखिए यार, आप लोग का कोई किसी का आवाज नहीं आ रही, सब लोग एक बार में माइक चालू मत करिए। ठीक है,
एक एक करके बोलोगे तो सुनाई देगा, नहीं तो आप अभी सुनिए, ठीक है। अभी देखिए एक क्वेश्चन ये था कि क्लास का टॉपिक क्या है, मैं बता देता हूँ। देखिए क्लास का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक हमारा जो हाउस वायरिंग वाली बुक है, जैसे कि आपको अभी हमारा जो नया बुक लॉन्च हुआ है हाउस वायरिंग वाली बुक, इसका जो कुछ टॉपिक है वो टॉपिक आ रहा है, ठीक है। बाकी और इससे एडवांस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेगा। प्लस मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक का पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको फ्री मिलेगा इस वाले लाइव क्लास को यदि आप ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। इस बुक का पीडीएफ मिलेगा, बुक नहीं पीडीएफ, ठीक है। नहीं तो आप लोग मैसेज करने लगे सर बुक नहीं मिला, ठीक है। सर आप अभी ये होम ऑटोमेशन में जो सिखा रहे हैं वो कनेक्स में सिखा रहे हैं सर अभी? आपको मैं पूरा हाउस वायरिंग का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा अच्छे लेवल पे। नॉर्मल जो करते हैं हाउस वायरिंग का काम, जैसे कि जीरी काटना, पाइप बिछाना, वो सब नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, कनेक्शन के तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे करोगे, ठीक है। एक लाइव क्लास में पूरा प्रैक्टिकली चीजें करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, तो जितना चीजें पॉसिबल होगा उतना मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। बस ये समझिए कि आपके पास कुछ भी काम आए हाउस वायरिंग से रिलेटेड, वो काम आप कर पाओ, इस लेवल का नॉलेज आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चाहे उसको स्मार्ट ऑटोमेशन करना हो, सबमर्सिबल पंप स्टार्टर का कनेक्शन करना हो, उसका ट्रबल शूटिंग करना हो। ट्रबल शूटिंग नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन नहीं कर पाते। अभी के टाइम पे आप बोल दीजिएगा एक इलेक्ट्रिशियन को कि जाके ट्रबल शूटिंग कर दो, एक सबमर्सिबल पंप स्टार्टर जो है चालू नहीं हो रहा है, वो उसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। मैं भी जब स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकल वर्क करना स्टार्ट किया, मैं भी नहीं कर पा रहा था जब तक मैं उसको अच्छे तरीके से समझा नहीं, ठीक है। तो वो आती है दिक्कतें, तो वो सब जो दिक्कत आती है आपको। हेलो सर, मुझे एक डाउट है सर, अभी आपको जो होम ऑटोमेशन में जो सिखा रहे हैं तो ये कनेक्स में सिखा रहे हैं सर? क्या बना दे ठीक है। एक्चुअली आप लोग माइक बंद रख लीजिए, अभी माइक तो बंद कर लो भाई। माइक ऑफ कर दीजिए। आप लोग चैट में बोल लीजिए, ठीक है। आप लोग क्या हो रहा है कि ना नॉइज हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। अभी आप लोग चैट में रिप्लाई कर दिए, मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। चैट में बोलिए, जो क्वेश्चन होगा मैं आंसर बता दूंगा आपको, ठीक है। बाकी जो क्लास का टॉपिक था, जब तक आप लोग लिख रहे हो बता दो टॉपिक। क्लास का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको स्विच बोर्ड का वायरिंग सिखाया जाएगा पहले क्लास में। सेकंड क्लास में एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी, एसपीडी, वीएमआर रिले जो होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, हमारे घर में कौन सा डिवाइस लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, कैसे कनेक्शन होगा, इसके अलावा उनका सिलेक्शन कैसे करोगे वो भी आपको मैं समझाने वाला हूँ। इसके बाद तीसरा क्लास जो होगा उसमें हम अर्थिंग, अमीटर, वोल्टमीटर और मल्टीमीटर जो होता है उसका यूज़ करना हम सीखेंगे। चौथे क्लास में हम सिंगल फेस और 3 फेस का एनर्जी मीटर जो होता है, और एनर्जी मीटर जो होगा सीटी टाइप का भी आता है, तो सीटी टाइप का एनर्जी मीटर जो है उसका भी कनेक्शन कैसे किया जाएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके अलावा आपको 5वें क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होती है उसका कनेक्शन करना सिखाया जाएगा, सिंगल फेस और 3 फेस का। फिर 6वें क्लास में आपको ऑटो मैनुअल चेंज ओवर स्विच जो है उसका कनेक्शन करना सिखाया जाएगा। मैनुअल का मतलब कि मैनुअली जो हाथ से घुमा के हम चेंज ओवर करवाते हैं उसका कनेक्शन सिखाऊंगा, और ऑटोमेटिक मतलब कि इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देकर चेंज ओवर कैसे करवाते हैं वो वाला। उसके बाद फेस चेंज ओवर स्विच जो आती है, RYB का जो पावर सप्लाई है उसके बीच में चेंज ओवर करवाना है, कैसे करवाओगे उसके बारे में हम ये सिखाने वाले हैं। इसके बाद मोशन सेंसर जो होता है उसका यूज़ कैसे करेंगे, वायरिंग कैसे करेंगे, होम ऑटोमेशन कैसे करेंगे वो भी आपको हम सिखाएंगे। इसके बाद स्मार्ट स्विच बोर्ड जो होती है, जैसे कि वाईफाई कंट्रोलर जो आता है, वाईफाई एमसीबी जो होता है उसका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं, उसका सेटअप कैसे करते हैं। आपके घर में नॉर्मल स्विच बोर्ड है, उसको यदि आप स्मार्ट बनाना चाहते हो तो स्मार्ट वाईफाई कंट्रोलर कैसे लगाओगे, स्मार्ट IR रिमोट कंट्रोल कैसे बनाओगे, वो सब चीज़ आपको यहाँ पर 9 नंबर का जो क्लास होगा उस क्लास में सिखाया जाएगा। 10वें क्लास में हम सीलिंग फैन का जो कनेक्शन है उसको समझने वाले हैं। 11वें क्लास में हम कंप्लीट एक रूम का जो पूरा वायरिंग है, वायरिंग डायग्राम समझेंगे, और कुछ हद तक हम प्रैक्टिकल भी करेंगे उसका। उसके बाद से कंप्लीट हाउस वायरिंग में आपको 12वें नंबर के क्लास में सिखाऊंगा। 13 नंबर का क्लास जो होगा उसमें मैं 3 फेस का पावर सप्लाई वाली हाउस वायरिंग जो होती है उसका पूरा वायरिंग डायग्राम के माध्यम से समझाने वाला हूँ। 14 नंबर क्लास में लोड कैलकुलेशन बताऊंगा कि आपके घर में एमसीबी का सिलेक्शन करने के लिए किस प्रकार से कैलकुलेशन करोगे, वायर साइज आपको कहां पे कैसे यूज करना है, हाउस वायरिंग के कुछ रूल्स होते हैं उस रूल को भी बताऊंगा कि आप यदि वायरिंग करते हो तो स्टैंडर्ड तरीके से आप वायरिंग कर सको, कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद इन्वर्टर का कनेक्शन जो होता है कैसे करोगे, इन्वर्टर और बैटरी जो होती है उसका सिलेक्शन कैसे करोगे, आपके घर के लिए किस साइज का बैटरी लेना है, किस साइज का इन्वर्टर लेना है, इन्वर्टर का क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, वो सब चीज़ आपको मैं यहाँ पर 15वां दिन जो का क्लास जो होगा उसमें सिखाऊंगा। 16 वाले क्लास में यहाँ पे कंप्लीट हाउस वायरिंग और इन्वर्टर, हाउस वायरिंग जो होगा उस हाउस वायरिंग के अंदर में इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करोगे वो आपको 16 डेज का जो क्लास होगा उस क्लास में सिखाया जाएगा। 17 डेज क्लास में हम सोलर पैनल का वायरिंग सीखने वाले हैं। 18 डेज के क्लास में स्लैब पाइपिंग लेआउट
आपका जो छत का पाइपिंग होती है उसमें लेआउट का वायरिंग कैसे करते हैं उसको समझाऊंगा। बाकी जो कुछ क्लासेस पेंडिंग होंगे तो उसको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। इसके बाद सिंगल फेस और मल्टी स्पीड वाली जो कूलर होती है उस कूलर का वायरिंग कैसे करेंगे, टेस्टिंग कैसे करते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं, कूलर मोटर जो होती है उसका पूरा सेटअप कैसे बनाएंगे उसको सिखाने वाला हूँ। सिंगल फेस जो वाटर पंप होती है उसका कनेक्शन कैसे करोगे, और जो आपका सिंगल फेस का मोटर है उसका कनेक्शन कैसे करोगे, वो भी आप 20 नंबर के डेज जो है उसमें मतलब 20वें नंबर के क्लास में सिखाने वाला हूँ। उसके बाद समर्सिबल पंप स्टार्टर जो होती है, समर्सिबल पंप जो होता है उसका कनेक्शन करने के लिए सिंगल कैपेसिटर और डबल कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। फिर पंप जो होती है उसका कंट्रोलिंग कैसे करेंगे फ्लोट स्विच के जरिए, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का भी यूज़ करके ऑटोमेशन कैसे करेंगे वो भी सिखाने वाला हूँ। वाटर लेवल कंट्रोलर जो होता है, सिंगल टैंक वाली, डबल टैंक वाली, पानी का टैंक फुल हो गया ऑटोमेटिकली स्टार्टर बंद हो जाए, और पानी का टैंक यदि खाली हो गया तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाए, उसका कनेक्शन कैसे करोगे वो भी सीखोगे। समर्सिबल पंप स्टार्टर जो होगा उसका एमसीबी टाइप का कैसे कनेक्शन करोगे। समर्सिबल पंप स्टार्टर जो होती है उसका समर्सिबल पंप जो होता है उसका जो स्टार्टर होगा मल्टीपल तरीके से बनता है, एमसीबी टाइप का, आपका MK1 टाइप 2 पोल कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके, कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके 3 पोल वाली, वो सब टाइप का वायरिंग जो है पूरा वायरिंग समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, प्रैक्टिकल वायरिंग करके भी आपको दिखाऊंगा। पूरे स्टार्टर का प्रैक्टिकल वायरिंग होने वाला है। इसके बाद से फ्लोट स्विच का वायरिंग कैसे करोगे समर्सिबल पंप स्टार्टर में, उसमें वायरिंग करने का डिफरेंट तरीका होता है तो उसको भी यहाँ पे सिखाऊंगा। किसी भी समर्सिबल पंप को यदि आप ऑटोमेटिकली ऑफ करना चाहते हो टाइमर के थ्रू, समर्सिबल पंप स्टार्टर को चालू करने के लिए, बंद करने के लिए जो कनेक्शन किया था थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो वो भी आपको सिखाऊंगा। उसके बाद से यहाँ पे समर्सिबल पंप स्टार्टर को यदि आप 2 जगह से चालू बंद करना चाहते हैं तो वो भी टॉपिक आपके किसी न किसी क्लास में ऐड हो जाएगा, यहाँ पे नहीं रहेगा, इसको चेंज कर दूंगा। उसके बाद 3 फेस मोटर जो है उसका टेस्टिंग कैसे करोगे, वायरिंग कैसे करोगे, स्टार्टर कैसे बनाओगे वो भी सिखाया जाएगा। एनर्जी मीटर जो है उसको यदि आप 2 एनर्जी मीटर के जरिए एक पंप का कंट्रोलिंग जो मैं आपको अभी बताया, उसके अलावा आपको मतलब कि ये समझ के चलिए इसके अलावा जो और भी कौन से बच गए, जैसे सोलेनॉइड वाल्व की बात आई तो उसका भी कनेक्शन करके दिखा दूंगा। अभी थ्योरिकल समझे, प्रैक्टिकल उस दिन हम कर लेंगे डायरेक्टली। होम ऑटोमेशन में डिजिटल टाइमर, एनालॉग टाइमर जो होती है उसका यूज़ कैसे करते हैं, डिजिटल टाइमर के थ्रू आपके घर के पूरे लाइट को सुबह के 7 बजे चालू, रात को 8 बजे बंद कर दिए, कैसे करोगे ये सब चीज़ें, डिजिटल टाइमर का प्रोग्रामिंग सीखेंगे। उसके बाद टाइमर वायरिंग कैसे करोगे आप किसी भी स्टार्टर में, उसको सिखाऊंगा। ऑटो लाइट ऑन ऑफ पैनल जो है कैसे बनाओगे, ऑटोमेटिकली लाइट चालू बंद हो जाए उसका पैनल पूरा। एलेक्सा कंट्रोलिंग जो होती है, वॉइस कंट्रोल यदि आप करना चाहते हो, आप बोलोगे कि लाइट चालू हो जाए तो लाइट चालू हो जाए, अगर आप बोलते हो कि लाइट बंद हो जाए तो लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। वो कंट्रोलिंग कैसे करोगे वो भी आपको आखिरी दिन के क्लास में सिखाने वाला हूं। तो ये पूरा क्लासेस जो है आपको इस लाइव क्लास के माध्यम से सीखने को मिलेगा। ठीक है। वॉशिंग मशीन भी भाई, वॉशिंग मशीन का वायरिंग होम रिपेयरिंग में आ जाती है। ठीक है, ऑटोमेशन में नहीं आता है, मतलब वायरिंग में नहीं, हाउस वायरिंग में नहीं आएगा, वो क्या रिपेयरिंग में आ जाएगा। तो वो सब चीज़ें हम इसमें कवर नहीं करेंगे, रिपेयरिंग नहीं सिखाने वाला आपको। ठीक है, हाउस वायरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो सिखाऊंगा। वैसे भी ये टॉपिक जो है ना 35 दिन का क्लास का टॉपिक है, मुझे नहीं लगता कि 35 दिन में ये क्लास खत्म होगा। ये क्लास जो है समथिंग 40-45 दिन जाने वाला है, तो इतना दिन तक मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आप कुछ हो तो पूछ सकते हो, एक दिन चालू करिएगा प्लीज। हेलो सर। जी हेलो जी सर, मैं कुवैत से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या अगर कोर्स ज्वाइन करूंगा तो आपको पेमेंट कैसे करूंगा, क्योंकि मैं फोन पे वगैरह चलाता नहीं हुई। आप डायरेक्ट इंडिया से पेमेंट करवा सकते हो, मैं आपको कोर्स में एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, आप इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आप अकाउंट नंबर लेके मैसेज कर दीजिएगा, अकाउंट नंबर दे दूंगा या फिर QR कोड दे दूंगा, इंडिया से किसी से भी पेमेंट करवा दीजिएगा। ठीक है, मेरे पास इधर है, आप वहां से भी पेमेंट कर सकते हो, अकाउंट नंबर में हो जाता है पेमेंट। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे आउट ऑफ इंडिया के हैं, वो डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, तो आप डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिएगा, कोर्स में एक्सेस दे दूंगा मैं। ठीक है सर, कूपन कोड यूज नहीं कर पाएंगे? क्या चीज? हेलो, कूपन कोड यूज नहीं कर पाएंगे? समझ नहीं पाया क्या क्वेश्चन बोला। कूपन कोड यूज नहीं कर पाएंगे आप, तो फिर कर पाओगे ना। कूपन कोड जो है आप डायरेक्ट कम पैसे दे दीजिएगा, यही हो सकता है ना, इतना ही तो कर सकते हैं आप। चलो ठीक है, आप डायरेक्ट कम पैसे दे दिया, कूपन कोड लगाओगे पैसे कम करने के लिए, उतना ही पैसा मुझे डायरेक्ट पे कर दिएगा, मैं कोर्स में एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। बाकी क्लास को यदि कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा जो यूट्यूब वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे यदि आप क्लास देख रहे हो तो इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप हाउस वायरिंग क्लास लिख के मैसेज कर दीजिएगा, क्लास का लिंक दे दूंगा। क्लास का फीस जो है 1800 रुपया है, उसको पे करने के बाद ही एक्सेस मिलेगा, फ्री क्लास नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग कॉमेंट मैसेज करते हैं कि सर फ्री क्लास चाहिए, फ्री क्लास में पढ़ाना बहुत
बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, हमें भी सर्वाइव करना होता है। तो क्लास का फीस 2000 रुपये है। अगर आप कूपन कोड यूज़ करोगे तो 1800 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत समस्या होती है हेलो सर, इस वाले मुझे एक व्हाट्सएप डाउट है नंबर सर। पे कांटेक्ट कर सकते हो। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को? सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर। समझ में आ गया? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा था सर। सर ये कब से चालू बता रहे हैं? 3 सितंबर से चालू हो रहा है। 2 दिन बाद में क्लास अभी बाकी है ना मतलब सर? कि अगला जो 3 तारीख आने वाली है, बस ये वही चीज़ है। 2 दिन बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो, अभी है टाइम है अभी ज्वाइन करने का। ठीक है सर। हेलो सर। सर अभी हम लोग को 2 दिन 3 दिन क्लास और भी बाकी है ना सर? जी, आप लोग का बचा हुआ है। आप लोग खत्म करने के लिए तो इतना दिन के बाद चालू कर रहे हैं। इतना दिन जो 3 सितंबर 1 मतलब कि 10 दिन का टाइम लिया हूँ आप लोगों का क्लास एंड करने के लिए। आप लोग क्लास 4-5 क्लास बचे हुए हैं, जितना भी है मैं कंप्लीट करूंगा। टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही दूसरा क्लास चालू होगा। ठीक है, 3-4 दिन का सर टाइम मेरे को एक डाउट है सर। हेलो सर। हाँ जी सर जी जी ये बीएफडी का कोर्स के बारे में बोलिए ना सर थोड़ा। किस चीज़ के बारे में? बीएफडी कोर्स। बीएफडी का ना ऑलरेडी ऐप में है, रिकॉर्डेड क्लास है, वो देख सकते हो आप, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐप में जाओगे वहाँ से ज्वाइन करके सीख सकते हो। अच्छा, बाकी एक चीज़ और है, अगर आप हमारा जो बुक है ना जीरो टू हीरो हाउस वायरिंग बुक और इलेक्ट्रिशियन A to Z वायरिंग बुक, अगर आप ये बुक ऑर्डर करना चाहते हो, चाहे आप PDF बाय करना चाहते हो या फिर बुक बाय करना चाहते हो, कर सकते हो। इस वाले बुक का जो PDF है 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। इस वाले बुक का PDF आपको केवल 98 में मिल जाएगा। हाउस वायरिंग का नॉलेज लेना चाहते हो तो ये वाला बुक बाय कर लीजिए, जीरो टू हीरो। और यदि आप इंडस्ट्रियल हेलो नॉलेज सर, अभी लेना आपने चाहते हो तो A to Z जो का। होम ऑटोमेशन सिखा रहे बोलते हैं, इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है सर? कैनेक्स का है, नहीं तो अपन दूसरा कौन सा एलेक्सा है यूज़ करेंगे। ठीक है, सर? एलेक्सा यूज़ करेंगे, बाकी नहीं गूगल सर, अभी असिस्टेंट भी हम कर लेंगे उसमें। गूगल नहीं है असिस्टेंट सर, मेरे को ये डाउट था। अभी आपने देख लो सर, यूएई में बाकी कंट्रीज में ना सर, हेलो, बाकी जो भी कंट्रीज में ना सर, ये कैनेक्स का यूज होता है। देखिए एक्चुअली क्या है ना, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। मेन चीज़ समझिए, कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ लिए तो किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप जाइए, उसमें कर सकते हो ना। आपका जो मतलब कि आपका डिवाइस जो है उसका वायरिंग तो सेम होगा, आपका जो बस एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन चेंज हो जाता है। तो एप्लीकेशन केवल चेंज होगा, बाकी फंक्शन इंटरनली लगभग सिमिलर ही रहता है उनका भी। नहीं, पिछले दफा मैंने आपको से ये वीएफडी का कोर्स लिया था सर, मेरा आपने बहुत अच्छे से कहा था, मैंने खुद भी सीख लिया सर। जी, ये और भी मजा आएगा, टेंशन मत ये लीजिए। बहुत आपने कुछ देखो सर, ये यूएई में बाकी कंट्रीज में सर ये कैनेक्स का चलते ज्यादा। यूएई में ना, ठीक है, देखिए अलग अलग काउंट्री का अलग अलग होता है, लेकिन हमारे पास इंडिया में जो चलता है मोस्टली हम वही यूज़ करते हैं। ठीक है अभी क्लास यही है और सर। हाँ जी सर, ये बीएफडी का क्लास में आप क्लास लिए हो कि नहीं सर? एक सर ने पढ़ाया है, मैंने नहीं पढ़ाया हूँ, सर ने पढ़ाया है बीएफडी में। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी क्लास नहीं लिया सर? बीएफडी का मैंने नहीं पढ़ाया हूँ। एक्चुअली क्या, एडवांस लेवल का नॉलेज देने के लिए थोड़ा सा एडवांस टीचर चाहिए होता है। ठीक है, हर चीज़ें एक पर्सन नहीं याद रहता, उसमें पढ़ा दूंगा। ठीक है, आगे फिर क्लासेस आएंगी, कुछ और रिकॉर्डेड क्लासेस आएंगे बीएफडी के बारे में जो मैं बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग देख रहे हैं वैसे इलेक्ट्रिशियन टू इंजीनियर क्लास चल रहा है, 1.5 घंटा बोलता हूँ, 2 घंटे 3 घंटे आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब ये क्लास स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद से बाकी यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें चलती है। पीएलसी के बारे में डिस्कस कर दीजिए, वो पढ़ाना है कि नहीं, कैसे क्या सिस्टम है, पीएलसी पढ़ना है थोड़ा। पीएलसी का कोर्स ऐप में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें पीएलसी प्रोग्रामिंग आप बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख जाओगे। वायरिंग प्रोग्रामिंग आपका HMI जो है वो भी सीख नहीं, आपने जो पीएलसी ने सर आपने बहुत बढ़िया सिखाया सर, मेरे को भी, मैंने ऑनलाइन से मैं परचेसिंग किया सर। जी जी, बहुत अच्छा। मैं बाकी दूसरा भी इलेक्ट्रिकल दोस्त भी उधर से भी खरीदा था सर, लेकिन मैं जो भी देखा सर ना सर, वो जो यूट्यूब में वीडियो देखा था आपने, सबसे बढ़िया आपके है सर। चलिए धन्यवाद, अगर मेरा क्लासेस पसंद आई तो। नहीं, आपको चाहे तो मैं सबको ग्रुप में व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट में भेज के मैं भेज सकता हूँ सर, ऐसा नहीं है। कोई नहीं, आप बोल रहे, मुझे विश्वास है, आप क्लास लिए जब भी बोल रहे हो, आप मेरे स्टूडेंट, मुझे आइडिया है। ठीक है, आपको जो लिंक मिला मेरे स्टूडेंट को, मैं आपसे वीएफडी भी लिया था सर, और दूसरा मैं सोचा था सर, आपने मतलब दोनों तरफ से देखेंगे बोल के मैंने पीएलसी का क्लासेस भी लिया सर। उधर से भी आपका प्राइजेस भी बहुत कम है सर जी, आपको जो बोलने में भी तरीका है ना सर, बहुत बढ़िया सर। चलिए धन्यवाद। मतलब हाँ, मतलब अभी दूसरा कंट्री में ना सर, अभी मैं आपको सुबह भी मैंने कॉल किया था, मैं तो दुबई में रहता हूँ। आपको जो सिखाने वाला तरीका ना सर बहुत अच्छा है सर, मैंने वीडियो भी आपने ले लिया था सर,
वो सही है सर, इसलिए कि हम भी अभी पहले ना कृष्णा ऑटोमेशन में बढ़िया है हमने ना, तो क्या हम भी मुश्किल किए थे। जी लास्ट में फिर आपका देखे तो उसके बाद अच्छा लगा, नहीं, इसलिए मेरा हम भी मतलब ज्वाइन यही किए। है सर। अभी आपको देखो ना सर, मैं क्या बोलना चाहता हूँ सर, अभी सीमेंस का हो गया, दूसरा जो भी मतलब समझ गया, आप बढ़िया चाहते हो कंपनी कि जो मैं भी खुद होते हैं ना सर, पढ़ाऊँ वो दूसरा वाला टॉपिक भी ना। कैनेक्स का होते हैं सर, कैनेक्स का होते हैं। जी जी अभी आपने देखो सर, पूरा बाकी यूरोप में देखो सर, यूएई में देखो सर, किधर भी देखो सर, कैनेक्स का चलती है। इंडिया में अलग अपना अपना सॉफ्टवेयर है सर सर। कनेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं अभी आपने कुछ और जो मेन है स्टैंडर्ड इसमें। जो चीज सिखाते हैं ना सर, कैनेक्स का होता है। कोशिश करेंगे, देखिए टाइम लगता है। देखो हमारा एप्लीकेशन का लॉन्च हुए केवल अभी 2 साल हुआ है, ठीक है। 2 साल में फिर भी मैंने आप लोग के लिए 14-15 क्लासेस दे दिए हैं। आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आने वाले हैं। सीसीटीवी कैमरा का भी आएगा, ऑटोमेशन में अभी मित्सुबिशी पीएलसी का आने वाला है, इसके बाद मित्सुबिशी क्या बोलते हैं सर्वो का भी आने वाला है, और भी बहुत सारे कोर्सेज में प्लान किया हो। थोड़ा सा नहीं, टाइम होम लगेगा, देख ऑटोमेशन में जाते आप कोई भी ब्रांडेड में चला जाओ सर, अभी भी एबीबी हो गया, एबीबी जो का भी भी, हो गया, कैनेक्स का एबीबी ज्यादा। का बीएफडी जो है नहीं नहीं, मैं जो प्लान भी कर रहा होते हूँ, हैं उसका आएगा, कैनेक्स ठीक है। का ज्यादा यूज होता है सर। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कर लेंगे। आपको मैं तरीका सिखाऊंगा, तरीका से आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्लास को एंड करते हैं। एंड करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे बुक को बाय करना चाहते हो तो वो भी बाय कर सकते हो। इस वाले बुक का जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा, प्रिंटेड बुक भी मिल जाएगा। बुक बाय करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर पे भी आप कॉन्टैक्ट करके बाय कर सकते हो, ठीक है। बाकी आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। वैसे यूट्यूब पर चल रहा है इसलिए हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से, जो स्टूडेंट है हमारे कल के लाइव क्लास में मिलेंगे। बाकी जो स्टूडेंट है उनसे हम डायरेक्टली मिलेंगे 3 तारीख को लाइव क्लास में, ठीक है। किसी को भी ज्वाइन करना हो, कोई हेल्प चाहिए तो कल का आप क्लास कांटेक्ट होगा कर ना? सकते हो। हाँ जी, हम लोग का कल का क्लास होगा अभी ना? होगा सर, होगा। संडे है ना आज, इसलिए तो हम डेमो क्लास रख लिए आज, ठीक है। कल करेंगे ओके आपका सर। सेम टाइम पे क्लास होगा आपका, ठीक है। 2 मिनट सर, ठीक है, चलिए तो- सभी को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। एक मिनट। जी जी, गुड नाइट, गुड नाइट। इतना खास लगता है कि जो बीएफडी का सिर्फ डेमो क्लास देख के मैं बीएफडी का कंट्रोल वायरिंग देख के समझ गया कौन सा पैरामीटर इंटर किया गया। इसे बहुत अच्छा लगता है सर, मुझे बीएफडी का कोर्स करना है। अरे भैया, वीएफडी का कोर्स करना है तो आप ऑनलाइन क्लासेस से ले लो। क्यों, मैंने खुद भी पहले लाइव क्लासेस में ज्वाइन किया था। ये जो सर ने जो समझाया था ना, मैंने खुद भी अपने लिए वीएफडी खरीदा था, वायरिंग भी किया था। अभी हमारा कंपनी में भी बहुत अच्छी बात था, मेरा सैलरी भी बढ़ गया था। मैं यूएई में रहता हूँ, दुबई में रहता हूँ। हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ बड़ी इशू नहीं है। आप लोग क्लासेस लोगे ना, रिकॉर्डेड ले लो, लाइव ले लो, दोनों में चीज़ें हैं। ऑलरेडी है बीएफडी के पास में, तो मैं इसलिए live लाइव लिया क्लास था। हम कर नहीं रहे अभी के टाइम पे, ठीक है। अब बीएफडी में स्टूडेंट कम रहते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए हम उसको प्रीफर नहीं करते हैं। पीएलसी प्रोग्रामिंग मालूम हो या ना हो, सिर्फ वायरिंग पता होने से काफी है, लेकिन बीएफडी के बारे में थोड़ा अच्छा नॉलेज रहना चाहिए। चौरसिया जी, वायरिंग तो ऑलरेडी सिखा दी हूँ आपको इंजीनियर वाले क्लास में, ठीक है। चलिए ठीक है चौरसिया जी, मिलते हैं आप लोगों से कल, बात कर लेंगे कल के वाले स्टूडेंट हो यार, आप तो कल भी बात हो जाएगी, ठीक है। सर गुड नाइट। ठीक है सर, चलिए गुड नाइट सभी सर, को गुड गुड नाइट। नाइट, मिलते हैं कल।